हेलो 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 बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। राम राम भाई सारे ने, हर हर महादेव, बोलो जय बाबा की। एक बार जल्दी से बता दो कि आपको आवाज़ आ रही है क्या बेटा? एक बार जल्दी से बता दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? ठीक है। हाँ भाई, देख रहे हो नई हुडी आई पीडब्ल्यू से। हाँ, पहले ठंड ज़्यादा थी तो थोड़ा सा वो एक मोटी वाली जैकेट दे रखी थी पीडब्ल्यू ने कि पहनो इसको, ठंड नहीं लगनी चाहिए भाई मास्टरों को। और फिर अभी क्या हो गया, ठंड थोड़ा कम हो गई है तो नई हुडी आ गई है भाई। मजे तो बहुत हैं भाई, है ना? चलो, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये जो चैप्टर है वो आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मजे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2 से 4 क्वेश्चन का हिसाब किताब रहता है। आजकल थोड़ा सा ज्यादा सवाल आने लगे, पहले एक ही सवाल आता था। लेकिन नीट 2012 के बाद 2018 के बाद से 18-19 वाला जो पेपर था उसमें बहुत सारे आ गए थे। छोटा है। हाँ, मैं बेटा सबसे छोटा हूँ मैं डीटी सर से भी छोटा हूँ, विष्णु सर का मुझे पक्का पक्का नहीं पता। बाकी मैं सबसे छोटा हूँ। ठीक है। प्रियंका मैम और दीवान तिवारी सर हमारे बुजुर्ग हैं, तो अगर ऐसा कुछ भी है तो कृपया हमारे बुजुर्गों का सम्मान करें। ठीक है भाई, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग बेटा प्लीज हमारे घर के बुजुर्गों का जो है सम्मान करिए। दीवान तिवारी सर और प्रियंका मैम बुजुर्ग हैं हमारे। ठीक है ना? बहुत सीनियर लोग हैं और हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं, कितने सीनियर लोगों के साथ काम करने का हमें मौका मिलता है। ठीक है ना? इतने सीनियर लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ। ठीक है, चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। है ना? सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव समझते हो बेटा? आओ दही वही बनाते हैं, सही रहेगा काम। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, पहली बात तो आप ये समझिए कि सूक्ष्म जीव क्या होता है। ठीक है ना? पहली बात तो बेटा आपको ये समझना है कि सूक्ष्म जीव होता क्या है। ऐसे जीव जो बहुत छोटे छोटे होते हैं और आप सामान्यतः उन्हें नग्न आंखों से नहीं देख पाते हो। ठीक है भाई? आप जो है उनको, आप उनको बेटा जो है नग्न आंखों से नहीं देख पाते हो। ठीक है? उनको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है। माइक्रोस्कोप जानते हो ना, सूक्ष्मदर्शी। तो उनको देखने के लिए आपको क्या करना होता है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है बेटा, सूक्ष्मदर्शी की सहायता। और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप उन्हें देख पाते हो। कभी देखो अचार को खराब कर देते हैं, ब्रेड में फफूंद लग जाती है। फफूंद सुना होगा ना, फफूंद। कई बार ब्रेड में फफूंद लग जाती है, दाल खराब हो जाती है। तो ये सब ना अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीवियों की वजह से होता है। कई बार ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, और कई बार ये हमारा खाना खराब कर देते हैं। कई बार ये हमें बीमार बना देते हैं। कई बार ये हमारी फसल खराब कर देते हैं। कई बार ये हमारे जानवरों को बीमार कर देते हैं। तो दोनों तरीके के प्रभाव हैं इनके। ये जो सूक्ष्म जीव हैं इनका कोई बेटा हानिकारक प्रभाव भी हो सकता है, और इनका जो है लाभदायक या मानव कल्याणकारी प्रभाव भी हो सकता है। बहुत छोटे छोटे होते हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्मदर्शी हैं, अलग अलग तरीके के जो माइक्रोस्कोप हैं, उन माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इनको देख पाते हैं। ठीक है? 200 गुना, 5,000 गुना, 50 लाख, 50,000 गुना, इतना ज्यादा बड़ा करने के बाद फिर ये हमें विजिबल हो पाते हैं कई बार। उन्हीं में से बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमको सहायक होते हैं घरेलू उत्पादों के बनाने में। जैसे आप घर में क्या करते हैं, दही बनाते हैं, दही दही बनाते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा बच्चों कि जब दही बनता है तो जैसे पहले से दही या मट्ठा रखा रहता है,
तो मम्मी लोग क्या करते हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा। पहले से जो दही रखा रहता है या पहले से जो मट्ठा रखा रहता है, उसको थोड़ा सा 1 चम्मच लेके जो है क्या कर दिया जाता है, जो दूध है, फ्रेश मिल्क है, जो पका हुआ ताजा दूध जो है, उसमें मिला दिया जाता है। जिसे बहुत सारी जगहों पे जामन कहते हैं, कुछ जगहों पर जोरन कहते हैं। तो जामन जो है या जोरन जो है, हिंदी में या शुद्ध हिंदी में उसे निवेश द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? निवेश द्रव्य या आरंभक, इनोकुलम। तो ये लिखा हुआ कि थोड़ा सा दही ताजे दूध में मिलाने पर दूध जो है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। ये जामन या जोरन की बात है, जिसे हम निवेश द्रव्य या आरंभक कहते हैं। अब होता क्या है, दरअसल वो जो दही आपने मिलाया है दूध में, आपने क्या किया, दही डाला, तो दरअसल आपने दही नहीं डाला, आपने डाले लैक्टोबैसिलस जीवाणु। आपने इस दूध में क्या डाल दिए बच्चों? आपने इस दूध में डाल दिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु, क्योंकि वो जो दही होता है ना, वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु उसी दही में तो रहते हैं। वो जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है वो कहाँ रहते हैं बेटा? उसी दही में रहते हैं भाई, उसी दही में। आगे बात समझ। तो वो जो दही है, दही, वो जो आपने मिलाया, उसमें क्या उपस्थित है बताइए मुझे? उसमें उपस्थित है ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु। अब ये जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, ये दूध में क्या करेगा? लैक्टिक अम्ल रिलीज करेगा। इस लैक्टोबैसिलस जीवाणु की वजह से दूध में क्या आएगा? लैक्टिक अम्ल आएगा। ये जो लैक्टिक अम्ल है, ये दुग्ध प्रोटीन का स्कंदन कराएगा और आंशिक रूप से पाचन कराएगा। ठीक है ना, ध्यान से सुनेंगे। ये क्या करेगा बेटा? ये जो है दुग्ध प्रोटीन का, बहुत ध्यान से समझिए, ये बेटा दुग्ध प्रोटीन का क्या कराएगा बताओ जरा मुझे? ये जो है दुग्ध प्रोटीन का स्कंदन, एक तरीके से उसको जमाना, इकट्ठा करना, स्कंदित करना। तो उसका एक तो पार्शियल डाइजेशन करेगा और स्कंदन कराएगा। यहां पे आप याद रखिएगा कि कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है मिल्क प्रोटीन का, आंशिक पाचन होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है भाई, पार्शियल डाइजेशन होता है। तो इस दूध से क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा, दही बन जाएगा। और ये जो दही है, इस दही में एक तो विटामिन बी 12 की जो मात्रा है वो दूध से अधिक होती है। दही जो है वो खाना स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है। इसीलिए जो भारतीय खाद्यान्न परंपरा है, जो भारतीय भोजन परंपरा है, उसमें देखिए दही उसका एक बहुत आवश्यक अंग है। हम उसको क्या करते हैं? छाछ के रूप में या लस्सी के रूप में या दही चीनी या दही गुड़ या दही नमक, है ना, रायता बनाकर, मैं कहते हैं बुंदेलखंड में कहा जाता है सन्नाटा, बहुत तीखा रायता बनता है लौकी वौकी डाल के। तो वो इसीलिए शामिल किया गया आपके भोजन में, ताकि वो क्या करे, देखो, एक तो आपको विटामिन बी 12 दूध से ज्यादा मिल रहा है, ऑर्गेनिक अम्ल जैसे कि लैक्टिक अम्ल वो ज्यादा मिल रहा है, और साथ ही साथ ये जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु इस दही में उपस्थित हैं, वो जो आपने मट्ठा पिया है, वो जो आपने छाछ पिया है, वो जो आपने लस्सी पी रखी है भाई साहब, तो उसमें क्या होता है कि वो जो उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु उपस्थित है, यही लैक्टोबैसिलस, ये क्या करते हैं, ये मनुष्य की आहार नाल में, जैसे आपने दही पिया, दही अंदर गया, तो आपकी आहार नाल में जो बीमारी फैलाने वाले जीवाणु हैं, ये उनको भी नियंत्रित करते हैं बेटा। आपकी आहार नाल में जो क्या है, जो बीमारी फैलाने वाले जीवाणु हैं, ये जो है उनको भी नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं बेटा? उनको भी नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। कौन? लैक्टोबैसिलस। तो दही लिया, उसमें लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डाला, उसने लैक्टिक अम्ल रिलीज किया। वो जो लैक्टिक अम्ल है वो दुग्ध प्रोटीन का स्कंदन और आंशिक पाचन कराएगा, तो दही बन जाएगा। दही में विटामिन बी 12 दूध से ज्यादा है, ऑर्गेनिक अम्ल उपस्थित है, और इसमें जो लैक्टोबैसिलस उपस्थित होते हैं, ये मनुष्य की आहार नाल में जो बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव हैं उनको नियंत्रित करते हैं बेटा। और वही जामन या जोरन, थोड़ा सा दही या मट्ठा या छाछ हम ताजे दूध में मिला देते हैं, फ्रेश मिल्क में मिला देते हैं, तो वो जो दूध होता है बच्चों, वो किस में बदल जाता है? दही में बदल जाता है। तो वो जो जामन है, वो जो जोरन है, उसे हम क्या कह देंगे? निवेश द्रव्य या आरंभक कह देंगे। इंग्लिश में उसे इनोकुलम कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? उसे इनोकुलम कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है बेटा? जैसे अगर आप पनीर का निर्माण करें, पनीर का निर्माण करें, अभी अभी पूरा घरेलू उत्पाद वाला पढ़ लो, फिर एक साथ लिख लेना, साथ के साथ लिखते चलो, जो चीज छूट जाएगी उसको अभी क्या करना, लिख लेना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बच्चों अगली चीज जो पढ़नी है, ठीक है ना,
अगली चीज जो हमें पढ़नी है, पनीर निर्माण या चीज फॉर्मेशन। क्या होता है, रेनेट नाम का एक एंजाइम होता है, गाय के बछड़े से मिल जाता है ना। या जैसे आपको मालूम हो, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे क्या करते हैं, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं। छोटे बच्चे बैठे बैठे दही बनाते रहते हैं। जैसे दूध दूध पीते हैं और फिर जब ऐसे वो वॉमिट करते हैं तो दही जैसा कुछ आता है, उनमें रेनिन एंजाइम बनता है ना। तो वैसे ही गाय के बछड़े से रेनेट एंजाइम मिलता है। आजकल तो क्या सीधे सीधे जो ये वे बचता है इसी को डाल दिया जाता है, वे। तो जैसे क्या हुआ, मिल्क लिया, इस मिल्क में डाला गया रेनेट एंजाइम, रेनेट एंजाइम इस दूध में डाला गया। तो अब इस दूध से क्या हो जाएगा, कच्चा पनीर बन जाएगा, जिसे कॉटेज चीज कहते हैं। ये क्या हो गया बेटा, कॉटेज चीज हो गया। और ये जो थोड़ा सा लिक्विड बचा उसमें क्या है, रेनेट एंजाइम है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर सीधे सूक्ष्मजीव डाला था तो सूक्ष्मजीव है, वो सब है। तो इंडस्ट्रियल स्केल पे जब पनीर बनती है, वो क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल स्केल पर एक बार पनीर बनाई, फिर ये जो पानी जैसा बचता है कुछ, उसको वापस दूध में डाल दिया तो और पनीर बन गया। फिर पनीर अलग कर ली, फिर पानी जैसा बचा वे, और वो जो वे बचता है उसको फिर नए दूध में डाल दिया, फिर पनीर बन गया, फिर वो पानी जैसा, ऐसे बार बार करते रहते हैं। अब ये जो कच्चा पनीर है, जो कॉटेज चीज है, इसको कई बार नमक ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि देखिए चीज जो है वो अलग अलग तरीके का है। एक वो है जो बर्गर अर्गर में पड़ता है, देखते हैं पिज्जा ईजा में घिस के डालते हैं, फिर वो बढ़िया मेल्ट होता है। और एक वो जो मटर पनीर की सब्जी बनती है भाई, पनीर के परोठे बनते हैं जी भैया। तो इसको क्या करते हैं, पनीर को ऐसे थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके और दबा करके रख दिया जाता है। और जब आप उसको दबा के रख देते हैं तो उससे पानी जो है वो बिल्कुल निकल जाता है। ये जो दबाकर रखा जाता है ना पनीर, ये बेटा 1 दिन से लेकर 1 महीने तक, 1 दिन से कुछ महीने तक हो सकता है। कई कई बार बेटा 1 डेढ़ 2 महीना 3 महीना तक दबा के रखा रहता है। तो ये जो कच्चा पनीर है, जो कॉटेज चीज है, इसको 1 दिन से लेकर कुछ महीनों तक दबा के रखा जाता है। तो उसमें पानी की मात्रा अलग अलग होती है। अगर पानी की मात्रा अधिक है भाई, अगर पानी की मात्रा क्या है, बहुत अधिक है, तो इसको कह दिया जाता है सॉफ्ट चीज। अगर पानी की मात्रा ओके ओके है, ओके ओके, तो इसको कह दिया जाता है सेमी हार्ड हार्ड चीज। और अगर पानी की मात्रा बहुत कम है, पनीर में, चीज में अगर पानी की मात्रा बहुत कम है, तो उसको हार्ड चीज कह दिया जाता है, कठोर पनीर। ठीक है। पनीर जो होता है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि अलग अलग प्रकार का है। तो कह रहे पनीर जो है वो गठन रचना, स्वाद और बनावट के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको मिलेगा। तो कह रहे पनीर जो है वो गठन रचना, स्वाद और बनावट के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। पनीर जो है वो गठन रचना, स्वाद एवं बनावट के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। और ये किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है बेटा उनके निर्माण में जो सूक्ष्म जीव प्रयोग में लिए जाते हैं। पनीर के बनाने में जो माइक्रोब्स यूज में लिया जाता है, पनीर के बनाने में जो सूक्ष्म जीव प्रयोग में लिए जाते हैं, वो निर्भर करते हैं कि पनीर का टेक्सचर कैसा होगा, गठन रचना कैसी होगी, या उनका स्वाद कैसा होगा, या बनावट कैसी होगी। जैसे जो कैम्बर्ट चीज है, उसमें पेनिसिलियम कैम्बर्टी नाम का सूक्ष्म जीव प्रयोग में लिया जाता है, कवक है वो। या जो रॉकफोर्टी चीज है, उसमें पेनिसिलियम रॉकफोर्टी लिया जाता है बेटा, वो भी क्या है, पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटीज के मेंबर है, ये दोनों कवक है। लेकिन बेटा ये जो स्विस चीज होता है, स्विस चीज, स्विस चीज बेटा, स्विस चीज में हम बैक्टीरिया यूज करते हैं, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई। स्विस चीज को बनाने में जो बैक्टीरिया प्रयोग में लिया जाता है, क्या नाम होता है उसका, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई। और ये जो प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई बैक्टीरिया है, ये क्या करता है, CO2 का उत्पादन कराता है वहां पर। जैसे चीज वगैरह है, पूरा दूध का जो बना है वो, अब जब CO2 का प्रोडक्शन होगा, थोड़ा बहुत हीट मिलेगी, तो CO2 तो गैस है ना, वो एलिमिनेट हो जाएगी। CO2 तो क्या भाई, वो गैस के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगी। और CO2 जब गैस के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगी, CO2 जब जो है गैस के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगी, तो क्या होगा बताइए, उस चीज में ऐसे बड़े बड़े छिद्र हो जाएंगे, बड़े बड़े होल हो जाएंगे। आगे बात समझ, बड़े बड़े क्या हो जाएंगे बेटा, छिद्र, बड़े बड़े होल। तो आपसे पूछा जाता है कि स्विस चीज में जो बड़े बड़े छिद्र हैं वो क्यों उपस्थित रहते हैं। वो इसलिए उपस्थित रहते हैं क्योंकि प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई, ये जो बैक्टीरिया है, ये वहां पर CO2 का उत्पादन कराता है। ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका पनीर के बारे में। अभी हम ब्रेड भी बनाएंगे बेटा। जिसको दही खाना था, मट्ठा पीना था, लस्सी पीनी थी, तो पहले दही बना के दे दिया, एंजॉय करो।
किसी को पनीर खाना है पनीर खाओ, और अगर नहीं मजा आ रहा है तो बेटा ब्रेड में पनीर लगा लो, ब्रेड में पनीर लगा के खा लो भाई। अब आप कहोगे सर कि हमारा तो मन कर रहा है कि उसमें हम खीरा हीरा भी डालें, टमाटर मटर भी डालें। बेटा वो मॉर्फो में पढ़ा दिया था, वो कहाँ पर पढ़ा दिया था, मॉर्फोलॉजी में पढ़ा दिया था, वहां से खीरा हीरा उठा लो भाई। ठीक है। अगला में पढ़ना है ब्रेड फॉर्मेशन, यानी कि ब्रेड निर्माण। ब्रेड फॉर्मेशन अर्थात ब्रेड निर्माण। आपने ये गुथा हुआ आटा लिया जिसे डो कहते हैं। आजकल देखो ना, बहुत सारे जो फूड ब्लॉगर हैं, या अगर आप देखें मास्टर शेफ इंडिया, ऐसी कोई भी चीज देखें तो उसमें बताया जाता है कि हमने ना एक रात पहले डो को रख दिया था। जैसे एक बड़े काबिल शेफ है रणबीर बरार। एक्चुअली रणबीर बरार की क्या है, नॉलेज बहुत अच्छी है। रणबीर बरार की जो है नॉलेज बहुत अच्छी है बेटा। तो जब वो कोई चीज बनाते हैं खाना वाना, तो ये भी बताते हैं कि ये डिश बनना कैसे शुरू हुई। कई बार तो मुझको लगता है कि वो नॉलेज ऑथेंटिक है, 90% टाइम तो मुझे यही लगता है। एंड इज वेरी क्वालिफाइड एज वेल। वो अपने टाइम पे स्टेट पीएमटी वगैरह निकाला हुआ था। ठीक है। तो मैं उनको कई बार फॉलो करता हूँ। ठीक है। मतलब पढ़ाने से फुर्सत, मैं खाना एक्चुअली बहुत अच्छा बनाता हूँ। ऐसा मेरे दोस्त कहते हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं सच में अच्छा खाना बनाता हूँ, या मेरे दोस्त इतने दुष्ट हैं कि उन्हें फ्री में मुझसे काम कराना होता है इसलिए झूठी नहीं भाई तू बना, तू बहुत अच्छा बनाता है। कभी समय मिलेगा तो ब्लॉग व्लॉग हम भी बना लेंगे, है ना। लेकिन अभी तो क्या पढ़ाने से फुर्सत नहीं मिल रही है। मेरा तो यही रिटायरमेंट प्लान है कि जब मैं 60-70 साल का हो जाऊंगा तो कभी खेतों का वीडियो डाल दिया, कभी अपने तालाब में मछलियां पाली उसका वीडियो डाल दिया, कभी कुछ खाना बनाया। और ऐसी ऐसी चीजें बनाऊंगा जो बनाना मुश्किल है। जैसे मैगी बना ली, उसका वीडियो डाल दिया। आलू का भरता बनाया, कितना मुश्किल है उसको बनाना, उसका वीडियो डाल दिया। पानी गर्म किया बेटा, पानी गर्म किया मुश्किल काम है, उसका वीडियो डाल दिया। इस तरीके से जो है, तो ये मैं ऐसे वीडियो बाद में बना के डालूंगा। तो गुथा हुआ आटा लिया आपने, बेसिकली आपने क्या किया, मुद्दे की बात पे आते हैं। ये गुथा हुआ आटा लिया, और इस गुथे हुए आटे में आजकल तो क्या एंजाइम डाल दिए जाते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, ईस्ट डाल दीजिए बेटा। ईस्ट जो होता है खमीर, होता है ना, खमीरी रोटियां। होटल में जाओ कई बार, खास तौर से वो होटल जो नॉनवेज परोसते हैं, वहां खमीरी रोटी करके एक रोटी मिलती है, फूली फूली सी होती है। शादी वादी विवाह हुआ में कई बार खमीरी रोटी मिलती है, खमीरी रोटी। तो क्या होता है बेटा, वो जो खमीर है, ईस्ट क्या है बेसिकली, खमीर है। देखो आपकी डेली लाइफ का है सब कुछ, और यही साइंस है। तो बच्चों वो जो खमीरी रोटी है वो भी इसी खमीर से बनती है, ईस्ट से बनती है। तो जब आप साइक्रोमाइसिस सेरेवेसी डालेंगे, उसको बेकरी के पर्पज में यूज हो रहा है। ब्रेड कहाँ पर बनता है, बेकरी में, बेकरी के पर्पज में यूज हो रहा है। तो इस सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी को कह दिया जाता है बेकर्स ईस्ट, बेकर ईस्ट। और ये किण्वन कराता है। तो जब ये किण्वन कराएगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा CO2 वगैरह बनेगा बेटा, CO2 बनेगा, इथेनॉल बनेगा। तो ये फूल जाता है ना। छोटा थोड़ा सा आटा लो और ये सब डालो, तो इतना सारा ब्रेड बनता है भाई, इतना सारा डबल रोटी पाव भाजी बनता है ना। तो ये वाली बात है। और फिर जब भी आप गर्म करेंगे, इसको गर्म भी करेंगे, तो गर्म करने पर क्या होगा, जो CO2 और इथेनॉल है वो दोनों क्या हो जाएंगे, इवापोरेट हो जाएंगे, वाष्पित हो जाएंगे। आप देखो ब्रेड देखा कभी आपने, ब्रेड डबल रोटी पाव भाजी वाला पाव देखा है कभी, कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम सा होता है ना। और उसमें पोर होते हैं, छिद्र होते हैं। तो है क्या, ये पूरा मान लो आटा है, आटा है पूरा गुथा हुआ आटा, डो है। अब इस ईस्ट ने क्या किया, फर्मेंटेशन कराया, फर्मेंटेशन कराया, धुआं और दारू बनाया, गर्म किया, धुआंधार उड़ गया, जगह रह गई खाली। तो इसकी वजह से वो कैसा हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है, मुलायम हो जाता है, और वहां पे छिद्र उपस्थित होते हैं। इस प्रकार बेटा ब्रेड बनता है। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों के द्वारा हम किण्वन करा के, जैसे आजकल आप लोग ना सोया चाप बहुत खाते हो, सोया चाप, है ना, कि सोया चाप खा लेते हैं। कौन सा सोया चाप है भाई, मलाई सोया चाप है, अफगानी है, हरा भरा, इससे करके वो बेचते हो लोग। तो वो सोयाबीन का जो प्रोडक्ट है उसी को तो फर्मेंट करा के बना रहे हैं। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा, क्या बेटा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा किण्वन कराने के बाद मछली को किण्वित करा के रख लिया जाता है। जो सोया उत्पाद है, सोया मिल्क से बनी हुई जो चीजें हैं, है ना, सोया मिल्क, उससे जो है हम लोग क्या करते हैं, उसको फर्मेंट करा के रख लेते हैं। जैसे और जो बांस के जो यंग बम्बू सूट होते हैं, बांस के जो नए नए कोपले होती है, उसको भी फर्मेंट करा के रख लेते हैं, सब्जी वब्जी बना के उसकी खाई जाती है। ठीक है भाई। इसके अलावा जो इडली है, डोसा है, उपमा है, उत्पम है, जलेबी है, इमरती है, क्योंकि सर मुंह में पानी आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा,
वैसे भी पानी की कमी है दुनिया में। जैसे मुंह में पानी है, एक बाल्टी में भर के रख लो, फ्रिज में भर के रख देना, 3-4 दिन पीना उसको। घर वालों से कहो कि पानी की जो टंकी है वो घर से हटा दें, बस हमसे खाने, अच्छे अच्छे खाने का नाम लेते रहें, हमारे मुंह में पानी आता रहेगा, वही पानी हम बाकी कामों में प्रयोग कर लेंगे। इडली, इडली भी फर्मेंटेशन के बाद बनती है। देखो ना, जब भी इडली बनाते हैं या तो सोडा डालेंगे या क्या करेंगे, दही वही डाल के उसको रख दिया जाता है। दही डाला तो वो बैक्टीरिया उसका क्या करा रहा है, दही वाला बैक्टीरिया क्या करा रहा है, उसका फर्मेंटेशन करा रहा है। डोसा के, जब डोसा का बैटर बनता है तब भी यही होता है। सूजी जो प्रोजेक्ट होता है सूजी हलवा, जिससे आप उपमा वगैरह बनाते हैं, वो फर्मेंटेशन का ही प्रोडक्ट है, किण्वन का ही उत्पाद है। और इसके अलावा ताड़ी जो होता है, ताड़ी जैसे बिहार झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। उसमें से चीरा लगा के, और वो क्या करते हैं, मटकी या छोटा सा मटका बांध देते हैं, वो रस निकलता रहता है, उसको पीते हैं लोग। तो एक्चुअली ताड़ के पेड़ से जो उत्पाद मिला उसको नाम दे दिया ताड़ी। अब वो जो ताड़ी है ना वो जो ताड़ी है भाई, उस ताड़ी का सीन क्या है कि वो ताड़ी जो है, उसमें अगर आप देखें तो 6 से 8% तक का एल्कोहलिक ब्रेवरेज मिल जाता है। यानी एक नॉर्मल बियर जो होती है, बियर में अल्कोहल का परसेंटेज 6% के आसपास होता है। तो एक नॉर्मल बियर से ज्यादा अल्कोहल की सांद्रता वाला पेय पदार्थ उनको कहाँ से मिल जाता है, ताड़ी से मिल जाता है। और दक्षिण भारत के जो हमारे राज्य है, वहां पर एक पारंपरिक पेय पदार्थ है कि अच्छा मेहमान आए हैं, सुनो इनको क्या करो, आधा लीटर ताड़ी पिलाओ बैठ के पहले, बाद में इडली उडली खिलाएंगे। तो दक्षिण भारत के जो हमारे राज्य है वहां पर वो क्या है बेटा, एक पारंपरिक पेय पदार्थ है। ठीक है, चलो बेटा अब लिखना शुरू करो। ये तो ऑलमोस्ट लिख ही लिया होगा, ये तो बच्चों ऑलमोस्ट लिख ही लिया होगा। ये तो लिख ही लिया होगा भाई। ठीक है, चलो अब ये लिख लो, अब ये लिख लो भाई। अच्छा मुझे साइड करना चाह रहे, लो भाई साइड कर दिया, लो भाई साइड कर दिया। और फिर ये ब्रेड निर्माण बेटा, बनाओ ब्रेड बनाओ, ताड़ी पियो, इमरती खाओ। इमरती कैसे बनती है, जलेबी या इमरती कैसे बनती है बेटा, बनाने से बनती है ना। जलेबी और इमरती जो है वो बनाने से बनती है भाई। चलिए आइए बेटा, अब औद्योगिक उत्पाद की बात कर लेते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर ये इसमें मजा नहीं आ रहा, कुछ और हो जाए, लीजिए भाई, है ना, कुछ और हो जाए, कुछ और हो जाए भाई। जैसे मेरे ख्याल से ना निदा फाजली का एक शेर है, इस कंडीशन पे बिल्कुल सही बैठेगा, मैं सर्च करके बता देता हूँ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ये शेर ये है कि कुछ भी बचा न कहने को, हर बात हो गई, आओ कहीं शराब पिए रात हो गई। निदा फाजली बड़े उर्दू के बड़े जानकार शायर हुए, उनका ये शेर है। ठीक है ना। तो शराब उत्पादन से मुझे याद आया कि आप लोग मुझसे बड़ा दुखी रहते हैं कि मैं कुछ भी आपके मनोरंजन की व्यवस्था नहीं करता। तो आज मैंने सोचा मौका भी और दस्तूर भी, और तुम लोगों में अपना जो है ना स्वैग दिखाने का भी मौका है
कि मुझे हर ना मौके के शेर भी याद रहते हैं। तुम लोगों को लगेगा कि अरे सर को कितने सारे शेर याद हैं। अरे भैया, जब बॉटनी याद हो गई तो 2,500 शेर याद करने में क्या बुराई है? हैं? हाँ। तो शराब जो है घर में नहीं बनाना है। कुछ लोग कहेंगे सर आप आप पढ़ा रहे हो कि औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव, हमारे तो पड़ोसी शराब बनाते हैं, तो वो तो घरेलू उत्पाद हुआ। बेटा, उनका वो घरेलू घरेलू उत्पाद हो सकता है। समझ रहे हो आप? ये जो है घरेलू उत्पाद उनका हो सकता है बेटा, ये हर किसी के लिए घरेलू उत्पाद नहीं है भाई। समझ रहे हो तुम? ये जो है ना, ये हर किसी के लिए घरेलू उत्पाद नहीं है भाई। हर किसी के लिए घरेलू उत्पाद नहीं है बेटा ये। एक चीज याद रखिएगा आप, ये जो है हर किसी के लिए घरेलू उत्पाद नहीं है। ये केवल घरेलू उत्पाद उन्हीं लोगों के लिए है। ठीक है ना? ये जो है केवल उन्हीं लोगों के लिए घरेलू उत्पाद है बेटा जो अपने घर में बनाते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से शराब का जो उत्पादन है, ठीक है ना, एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से बेटा शराब का जो उत्पादन है वो औद्योगिक उत्पाद में आएगा। और औद्योगिक उत्पाद उत्पाद जब बनाते हैं, ठीक है ना, औद्योगिक स्तर पर जब आप कोई चीज बनाते हैं, करें सर आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, हाँ ऐसे बोला जाता है। निशांत वर्मा, वेरी नाइस। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर आज आप हैंडसम लग रहे हैं, नहीं ऐसे बोलो आज आप ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। रोज जो है हैंडसम लगते हैं, आज ज्यादा। ऐसे ऐसे तारीफ हरीफ किया करो यार, अच्छा लगता है। मजाक की बात है, सुनो ध्यान से। तो औद्योगिक स्तर पर आपको क्या चाहिए? बड़े बड़े टैंक चाहिए होते हैं, बड़े बड़े फर्मेंटर चाहिए होते हैं, जिन्हें फर्मेंटर, किण्वक या बायो रिएक्टर कहते हैं। ठीक है भाई? जिन्हें क्या कहते हैं बेटा? जिन्हें हम किण्वक या फर्मेंटर या बायो रिएक्टर कहते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि औद्योगिक स्तर पर, औद्योगिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि कराने के लिए बड़े बड़े पात्रों की आवश्यकता होती है, जिन्हें किण्वक या फर्मेंटर या बायो रिएक्टर कहा जाता है। बड़े बड़े वो टैंक होते हैं, बड़े बड़े पात्र होते हैं। अब जैसे सबसे पहले हमें बात करनी है शराब उत्पादन की। तो शराब उत्पादन आप याद करिए, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था। ठीक है ना? आपको मैंने कहां पे पढ़ाया था बताओ जरा? मैंने आपको पढ़ाया था रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। क्या बताया था? कि ईस्ट जो है वो क्या कराता है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कराता है। ठीक है ना? ईस्ट जो है वो क्या करता है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कराता है। याद आ रहा है आपको? पहले तो मुझे ये बताइए, पहले तो मुझे बताओ, तुमको ये याद आ रहा है कि ईस्ट जो है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कराता है? ऐसा कुछ याद आ रहा है? हाँ, बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। तो शोरबा का मतलब क्या है? ऐसे समझ लो आप, जो भी कच्चा माल है, कच्चा माल का क्या मतलब है? कि आलू का शोरबा है, आलू है बहुत सारा, मान लीजिए आलू है, या फलों का जूस है, या गुड़ है, सीरा है, इस तरीके की चीजें हैं बेटा। तो शोरबा का मतलब क्या हो जाएगा? सीरा। सीरा समझते हो ना? रस, रस्सा। जैसे रसगुल्ला बनाया, रसगुल्ला खत्म, उसकी चाशनी से शराब बनाई जा सकती है। कभी आना तो बताएंगे कैसे बनाते हैं, हमको मालूम है। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? शोरबा या जो कच्चा पदार्थ है उसमें डालेंगे भाई सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। अच्छा, शराब उत्पादन यानी कि ब्रेवरेज इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो यहां पर इस सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को कह देंगे ब्रेवर सीस्ट, और इसी को हम यहां पे क्या कह रहे थे? बेकर सीस्ट। अब शराब उत्पाद बन जाएगा। अलग अलग तरीके के शराब उत्पाद होते हैं, जैसे फलों से वाइन या बियर बन जाता है भाई, है ना? बियर बेसिकली बनता है बार्ले माल्ट से, है ना, जौ वगैरह से बनता है अगर सही मायने में देखा जाए। फ्रूट जूस से, मेनली ग्रेप से बेटा वो वाइन बनता है। अगर आपने क्या लिया हुआ है? सरसों लिया हुआ है, सरसों से शराब बना रहे हैं, तो जिन बनता है बेटा, जिन, जिन बनता है। अगर चावल से बना रहे हैं तो उसको साकी कहते हैं, साकी। साकी का जो शब्द है वो हिंदी में भी यूज होता है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, इस तरीके से, है ना? तो अलग अलग तरीके के ना फिर शराब उत्पाद बनते हैं। वाइन बनता है, बियर बनता है, रम बनता है, ब्रांडी बनता है, विस्की बनता है, जिन बनता है, साकी बनता है ना, बड़ी सारी चीजें बनती हैं। पहले मैं पूरा पढ़ाया भी करता था, तो लोगों को लगने लगा कि नहीं इसने पढ़ के नहीं, प्रैक्टिकली सब करके देखा है, तो फिर मैं पूरा नहीं पढ़ाता हूँ। लोग ना मेरे बारे में थोड़ा अलग तरीके से जज करना शुरू करते हैं। ठीक है, सुनो जरा ध्यान से। तो जब ये शराब उत्पाद की बात करते हैं, तो कुछ होते हैं अनआशुवित शराब उत्पाद। केमिस्ट्री में आपको आसवन पढ़ाया जाता है बेटा।
तो बिना आसवन के जो शराब उत्पाद बनते हैं, बिना आसवन के यानी कि अनासवित शराब उत्पाद, उसमें दो उदाहरण याद रखना है, बियर और वाइन। बियर और वाइन। और जो आसवित शराब उत्पाद हैं, डिस्टिलेटेड प्रोडक्ट हैं, उसमें तीन नाम याद रख लीजिए, रम, विस्की, ब्रांडी। रम, विस्की, ब्रांडी। ठीक है ना। और अब तो क्या होता है बेटा, मैं ज्यादा बच्चों से पूछता नहीं हूं कि भाई कौन सा अल्कोहल पीते हैं। एक बार मैं कोटा में था, ड्रॉपर का बैच पढ़ा रहा था, अचीवर कहते हैं उधर, अचीवर का बैच पढ़ा रहा था। मैंने कहा बच्चों कौन सा अल्कोहल पीते हैं, बच्चे वो जो अल्कोहल कंपनीज के ब्रांड है उनके नाम बताने लगे। और मैंने देखा कि लॉकडाउन में एक और टीचर के साथ ऐसा हुआ, वो कुछ अल्कोहल के बारे में पढ़ा रहे थे, उन्होंने पूछा कौन सा अल्कोहल पीते हैं, बच्चे जो है उनको क्या करते हैं, अल्कोहल कंपनीज के ब्रांड बताने लगे, है ना। अरे इथेनॉल बोलना होता है, इथेनॉल, कि जो इथाइल अल्कोहल है वो पीते हैं लोग, वो कंज्यूम करते हैं। भाई लोग जो है ना वो नाम बताते रहते हैं, ऐसे लोग हैं। और ये ब्रांड नहीं है बेटा, बियर इज नॉट अ ब्रांड, वाइन इज नॉट अ ब्रांड, रम इज नॉट अ ब्रांड, विस्की इज नॉट अ ब्रांड, ब्रांडी इज नॉट अ ब्रांड। दीज आर टाइप ऑफ एल्कोहल, दीज आर टाइप ऑफ एल्कोहल, दीज आर टाइप ऑफ एल्कोहल। बियर एक प्रकार का शराब उत्पाद है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट है। वाइन एक अलग प्रकार का शराब उत्पाद है, और ये दोनों बिना आसवन के मिलते हैं। लेकिन रम, विस्की और ब्रांडी जो है वो आसवन के बाद मिलता है। तो ये ब्रांड के नाम नहीं है मेरे भाई, ये अलग अलग प्रकार के वो बता रहे, मिथाइल अल्कोहल, बेहोश हो जाओगे बेटा, है ना, बेहोश हो जाओगे। मेथेनॉल मत पीना, मेथेनॉल पीने से डेथ तक हो सकती है। कई बार आप ऐसे अखबार में पढ़ते होंगे, कच्ची शराब पीने से 5 की मौत, 6 अस्पताल में भर्ती, ऐसा पड़ा होगा। ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब गांव वाँव में शराब बनाई जाती है, जिसे कच्ची शराब कहा जाता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, उनका कोई क्वालिटी चेक तो है नहीं, उनका कोई पूरा लैब तो है नहीं, किसमें एथिल अल्कोहल ज्यादा है कि प्रोपिल अल्कोहल ज्यादा है कि मिथेनॉल यानी कि मेथिल अल्कोहल ज्यादा है। उन्होंने शराब बनाई, शीशी में भरा, बेच दिया। अब अगर मिथाइल अल्कोहल ज्यादा हो गई, जो शराब इंसान ने पी है अगर उसमें मिथाइल अल्कोहल ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा बीमार कर सकता है, कई बार इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। और आपको पता है बेटा, अगर किसी को मिथाइल अल्कोहल की पॉइजनिंग हो जाती है तो उसको डॉक्टर एथाइल अल्कोहल पिलाते हैं, उसको बचाने के लिए। क्योंकि मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल वो क्या है, अपनी अपनी हाई कंसंट्रेशन में एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव इनिबिटर हैं। सही मायने में लोगों को शराब पीने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है, अल्कोहल पीने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है, तो वो रिसेप्टर है जहां पे वो जाके बाइंड होता है। तो जहां पे एथिल अल्कोहल बाइंड होना चाहिए वहां पे बाइंड होने लगता है कौन, वहां पे बाइंड होने लगता है मेथिल अल्कोहल, जो आपके लिए हानिकारक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर मेथिल अल्कोहल पॉइजनिंग है तो एथिल अल्कोहल पिलाया जाता है। क्योंकि अगर हम केएम को बढ़ा दें तो वीमैक्स को, भाई आप कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में क्या पढ़ते हैं कि केएम बढ़ा दो वीमैक्स पे कोई चेंज नहीं आएगा, यही तो पढ़ते हो। केएम और वीमैक्स का क्या रिलेशन है, केएम और वीमैक्स का क्या रिलेशन है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में, बताइए जरा, बताइए, बताओ 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 भाई, केएम और वीमैक्स का रिलेशन पता है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में या नहीं पता है? पता ही नहीं होगा। कह रहा है सर सबसे ज्यादा नशा किसमें होता है? एक, जब मैं किसी से बात कर रहा हूं तो आंखें मेरी, और जब मैं पढ़ा रहा हूं तो बॉटनी मेरी। इससे ज्यादा नशीला कुछ नहीं इस दुनिया में। अगर ये नशा कर लोगे किसी और नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अगर इस बॉटनी का नशा कर लिया मित्रों तो फिर किसी और नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा सुनो, अब मान लो किसी ने ज्यादा पी खा लिया, बीमार पड़ गया, तो आइए फिर एंटीबायोटिक बनाते हैं भाई साहब, है ना। आइए फिर एंटीबायोटिक बनाते हैं, प्रतिजैविक निर्माण, एंटीबायोटिक फॉर्मेशन। देखो बच्चों, प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध, और बायोटिक का मतलब लाइफ यानी जीवन के विरुद्ध। और किसके जीवन के विरुद्ध? एंटीबायोटिक जो है, जब आप बैक्टीरिया के हिसाब से देखते हैं तो आप कहेंगे कि एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया के जीवन के विरुद्ध है।
और अगर ह्यूमन के हिसाब से देखा जाए तो वो जीवन के साथ है, प्रो लाइफ। यहां पर अगेंस्ट द लाइफ, यहां पर प्रो लाइफ। आप एंटीबायोटिक क्यों खाते हैं? आप एंटीबायोटिक क्यों खाते हैं? बताइए जरा मुझे। आप एंटीबायोटिक क्यों खाते हैं? आप एंटीबायोटिक इसलिए खाते हैं कि वो बैक्टीरिया जो आपको हार्म पहुंचा रहा है, वो बैक्टीरिया जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, वो बैक्टीरिया आपको नुकसान ना पहुंचा पाए। या तो आप बैक्टीरिया की आबादी रोक दोगे, या तो आप बैक्टीरिया की आबादी रोक दोगे, वहां रिप्रोडक्शन नहीं होगा, और या फिर बैक्टीरिया मर जाएगा। या तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा या पूरा ही मर जाएगा। तो बैक्टीरिया के जीवन के विरुद्ध होता है एंटीबायोटिक, और आपके जो है जीवन के साथ होता है। एंटीबायोटिक क्या है? अगर कभी एंटीबायोटिक की डिफिनेशन पूछ लिया जाए तो कह रहे सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित पदार्थ जो दूसरे रोगाणु जीवाणु सूक्ष्म जीवों को मारने अथवा नियंत्रित करने के काम में आते हैं। यूजुअली जो आपको एंटीबायोटिक है या तो बैक्टीरिया से मिलेगा या फिर फंजाई से, और ऐसे बैक्टीरिया जो आपको हार्म पहुंचाते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, जो साजिशें रचते हैं आपको बीमार करने की। तो बेटा ऐसे बैक्टीरिया को मारने के काम में पदार्थ प्रयोग में लिया जाता है। बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक प्रयोग में लिए जाते हैं। एंटीबायोटिक की खोज कैसे हुई? दुर्घटनावश हुई। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहे थे? ध्यान से समझिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहे थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब एक कल्चर प्लेट में स्टेफेलोकोकस जीवाणु की वृद्धि करा रहे थे। जैसे मान लो, ऐसे समझो भाई, क्या उठा लें यहां पर? हाँ, ये उठा लेते हैं भाई, ये उठा लेते हैं बच्चों। तो इसी में चार्जर वार्जर सब रखा रहता है भाई। जैसे मान लीजिए ये है, ये एक कल्चर प्लेट है। ये क्या बेटा? एक कल्चर प्लेट है भाई, ये एक कल्चर प्लेट है, कल्चर प्लेट। और ये जो कल्चर प्लेट है, इसमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या चाहता था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये चाहता था कि इस प्लेट में वो स्टेफेलोकोकस बैक्टीरिया की वृद्धि कराए। इस प्लेट में वो क्या करे? इस प्लेट में वो स्टेफेलोकोकस बैक्टीरिया की वृद्धि कराए। इस प्लेट में वो क्या करे? स्टेफेलोकोकस बैक्टीरिया की वृद्धि कराए। लेकिन बेटा उसने क्या देखा? उसने ये देखा भाई, ध्यान से समझिएगा, उसने ये देखा कि वहां पर कोई फफूंद जो है, उसके कारण भाई उसने पहले तो ये देखा कि यार मैं इतना खाना पानी देने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इस कल्चर मीडियम में इतना न्यूट्रिएंट डाल रहा हूं, इस बैक्टीरिया की तो वृद्धि होनी चाहिए थी। ये जो स्टेफेलोकोकस बैक्टीरिया, इसकी तो वृद्धि होनी चाहिए थी। वृद्धि हो नहीं रही भाई साहब, बढ़ नहीं रहा बैक्टीरिया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग टेंशन में आ गया। उसने कहा, उसने दया को फोन किया, करे दया पता लगाओ कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है ना? उसने क्या कहा? उसने कहा दया पता लगाओ कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है ना? तो जब दया ने पता लगाया तो दया ने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को क्या बताया? बच्चों दया ने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को बताया कि अलेक्जेंडर भैया यहां पर फफूंद लग गई है। यहां पर क्या लग गई है? फफूंद। और इस फफूंद की वजह से आपका जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, वो वृद्धि नहीं कर पा रहा है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कह रहे हैं ऐसा हो रहा है, क्या बात कर रहे हो? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वैज्ञानिक आदमी कह रहे अच्छा दया भाई बताए हैं, मैं आगे का काम शुरू करता हूं। तो उनने क्या किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने चेक किया तो पता चला कि वो जो फफूंद थी पेनिसिलियम नोटेटम, वो जो फफूंद थी पेनिसिलियम नोटेटम, उस पेनिसिलियम नोटेटम में क्या है? एक पदार्थ मिल रहा था। वो पदार्थ बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक रहा था। वो पदार्थ बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक रहा था। और पेनिसिलियम से, पेनिसिलियम नोटेटम से मिला तो उस पदार्थ को क्या नाम दे दिया गया? पेनिसिलिन नाम दे दिया गया। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक से पहला एंटीबायोटिक निकाला जिसे नाम दिया गया पेनिसिलिन। बाद में अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी ने बताया कि जो पेनिसिलिन है ये एक बढ़िया एंटीबायोटिक। हाँ ठीक है भाई। अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी ने क्या बताया कि अरे ये पेनिसिलिन ये कोई कमजोर एंटीबायोटिक है, अरे ये तो बड़ा मजबूत एंटीबायोटिक है, एक शक्तिशाली पोटेंट एंटीबायोटिक।
ये बताया अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरी ने। और इस महान काम के लिए फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी को 1945 में दे दिया गया नोबेल प्राइज। इस महान काम के लिए फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी को 1945 में क्या दे दिया गया? नोबेल प्राइज दे दिया गया बेटा। ठीक है ना, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज बेटा ना इनको दे दिया गया 1945 में। अभी एक साथ लिखना। नेक्स्ट है यहां पर देखो, इस टेबल के बिना बेटा नीट का पेपर नहीं बनेगा। इस पेज के बिना, इस पेज के बिना बेटा नीट का पेपर नहीं बनेगा। एक छोटा सा पॉइंट ये है, दो टेबलें हैं, इन दो टेबल के बिना देख लेना आप, मैं गारंटी से कह रहा हूं और आप भी जानते हो बेटा, है ना, ये कोई मेरे ऐसे चौड़ में आने वाली बात नहीं है। आप भी जानते हो बेटा कि अगर एक से ज्यादा सवाल माइक्रोब्स वाले चैप्टर से आया तो यही है वो हिस्सा जहां से अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है। और आप मेरा यकीन करिए बेटा, आप मेरा यकीन करिए, इस टेबल से इस बार भी सवाल आएगा। मैंने पहले लिख दिया नीट 2025, पहले ही लिख दिया। हाँ, नोट तो सब करना है, और क्या, नोट नहीं करोगे क्या करोगे भाई? यस एप्रन बॉय, वेरी नाइस, एप्रन बॉय वेरी नाइस भाई। मतलब अगर तुमको इतनी चीजें याद रह रही हैं तो तुम यार इंसान तो सही हो भाई, तुम्हारा दिमाग भी ठीक है। अब एप्रन भाई तुम पढ़ाई लिखाई में कैसे हो भाई यार, ये भी बता देना मुझे। तुमने जो इतना जल्दी वो कनेक्ट किया है ना भाई साहब, मजा आ गया। मतलब मुझे चाहिए ये वाली जनता, है ना। लेकिन नहीं, लोगों को तो भसड़ मचाना होता है। कहेंगे मास्टर बहुत देर से पढ़ा रहे हंसते हंसते, आओ अब क्लास में भसड़ मचाते हैं। नहीं मचा पाओगे। आज एकदम नई जैकेट पहना, एकदम दिल मजबूत कर रखा है कि चाहे जितना भसड़ मचाओ, आज नहीं। चलो सुनो, सूक्ष्म जीवों से हमें विभिन्न प्रकार के अम्ल मिलते हैं, जैसे लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल बैक्टीरिया से मिलते हैं। सिट्रिक अम्ल जो है वो फंजाई से मिलता है, या इसको ऐसे कह सकते हैं। हालांकि इनके और भी सोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया उस हिसाब से बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। लैक्टिक अम्ल लैक्टोबैसिलस से मिलेगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। एसिटिक अम्ल एसिटोबैक्टर एसिटी से मिलेगा, जो कि एक बैक्टीरिया है। ब्यूटेरिक अम्ल क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम से मिलेगा, जो कि एक बैक्टीरिया है। लेकिन सिट्रिक अम्ल मिलता है एस्परजिलस नाइजर से। कहां से मिलता है भाई? एस्परजिलस नाइजर से मिलता है सिट्रिक अम्ल। कहां से मिलता है? एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस, एस्परजिलस क्या हो जाएगा? एस्कोमाइसिटीज, याद आ रहा है क्या? एस्कोमाइसिटीज का मेंबर एस्परजिलस फंजाई में आता है, फंजाई में आता है भाई। तो सिट्रिक अम्ल जो है वो एस्परजिलस नाइजर से मिलेगा, जो कि फंजाई है। इसके अलावा एक लाइपेज नाम का एंजाइम होता है। जैसे आप क्या कर रहे हो, आप ना पराठे खा रहे हो बढ़िया घी वी लगा के, अब वो एक टुकड़ा गिर गया, आप शर्ट पहने थे, शर्ट आपकी खराब हो गई। पूड़ी खा रहे थे, ज्यादा तला हुआ कोई चीज खा रहे थे, मार्केट से क्या किए बेटा आप, वो जो पोंगा होता है, नल्ली जो बोलते हैं, वो खाए होगा ना उंगलियों में फंसा के। अभी किसी दिन हाँ तुम कभी भी देख सकते हो मुझे, लखनऊ में एक जगह है, मैं वहां पर खाने जाता हूँ। और अकोला, महाराष्ट्र में नागपुर के पास एक जगह अकोला, वहां बहुत फेमस है। वो क्या करते हैं, ऐसे आलू होता है, आलू आलू को बॉयल करते हैं, उसमें हरी जो लहसुन अदरक नमक धनिया की चटनी होती है वो मिलाते हैं, और वो जो नल्ली होती है, पोंगा जिसको बोलते हैं, उसको साथ उसको खाते हैं भाई, बढ़िया लगता है वो है ना भाई। तो ये तीनों कहां से मिलेंगे? बैक्टीरिया से, ये मिलेगा बेटा फंजाई से। तो कोई भी चीज अगर आप खा रहे हो, कोई भी चीज बेटा अगर आप खा रहे हो, तेल एल गिर गया, तो वो तेल कैसे साफ हो, या आपके बर्तनों से तेल कैसे साफ हो? तो जो डिटर्जेंट बनता है, जो निरमा या साबुन बनता है, जो क्या करता है, तेल की बूंदों को हटाता है, तेल के धब्बों को हटाता है। ऐसे डिटर्जेंट, निरमा, साबुन बनाने में ये लाइपेज नाम का एंजाइम प्रयोग में लिया जाता है। ऐसे तेल की बूंद, तेल का डब्बा हटाने के लिए बेटा ये जो लाइपेज नाम का एंजाइम है, ये प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है ना। ये जो है फोफी बोलते हैं, हाँ कहीं कहीं फोफी बोलते हैं, फोफी बोलते हैं कहीं कहीं पर। ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताओ अभी गर्मी आएगी, जगह जगह पर गन्ने का जूस मिलेगा, ठीक है ना। नहीं, फाफड़ा अलग चीज है बेटा, फाफड़ा अलग चीज है। सुनो, तुम किसी जूस वाले दुकान में जाओ, गन्ने का जूस हो, संतरे का जूस हो, या ना, या मौसमी का जूस हो,
किसी भी चीज का जूस हो, जब तुम या अपने घर में जूस बनाओ तो ऊपर ऐसे झाग झाग सा रहता कि नहीं रहता? बोलो। अच्छा, नड्डा भी बोलते हैं? अरे, ये मुझे पहली बार पता चला। बोलो भाई। आप घर में जूस बनाओ या जूस वाले भैया के यहाँ जूस पीने जाओ तो उसमें ऐसे झाग झाग रहता कि नहीं रहता? अच्छा, चोंगला भी बोलते हैं कहीं पर। अरे बताओ रे, रहता है ना? लेकिन जैसे वो रियल जूस होता है, रियल जूस, आप रियल जूस लेकर आओ या वो ट्रॉपिकाना जूस लेकर आओ, क्या उसमें भी झाग रहता है क्या? बोलो। क्या रियल जूस और वो जो ट्रॉपिकाना वाला जूस है उसमें भी रहता है क्या? अच्छा, छत्तीसगढ़ में नड्डा बोलते हैं, तो फिर नड्डा को क्या बोलते हैं? पोंगा, कहीं कहीं पे पोंगा बोलते हैं, हाँ। हाँ, तो वो जो पैकेज्ड जूस है, जो बॉटल में भर के जूस आता है बेटा, उसमें झाग नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें ना ये एंजाइम एंजाइम जो है, ये पेक्टिनेज और प्रोटीएज नाम के एंजाइम हैं, जो बॉटल जूस की अशुद्धियों को दूर कर देते हैं। तो वो जो बॉटल में जूस आता है, पैक्ड जूस जो आता है, वो बहुत साफ सुथरा होता है। बहुत क्या होता है? साफ सुथरा होता है बेटा। तो लाइपेज जो है वो लिपिड, तेल, घी की बूंदें, उनके धब्बे हटाने के काम के लिए आएगा, निरमा साबुन में मिला दिया जाएगा। और जो बॉटल में भरा हुआ जूस है वो बहुत साफ रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें पेक्टिनेज और प्रोटीएज नाम के एंजाइम मिला दिए जाते हैं। इसके बाद बेटा कुछ जैव सक्रिय अणु हैं, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल हैं, उनका स्रोत और उनके उपयोग। जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो स्ट्रेप्टोकॉकस से मिलता है। साइक्लोस्पोरिनेट ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलता है। स्टेटिन जो है मोनस्कस परप्यूरियस नाम के ईस्ट से मिलता है। ये आपको याद करना ही पड़ेगा भाई साहब। कोई ट्रिक एक बनाना हो तो बना लो, बाकी कोई चक्कर में पड़ो मत। स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकॉकस से मिलेगा। साइक्लोस्पोरिनेट ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलेगा। और स्टेटिन जो है, स्टेटिन वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। ये मोनस्कस परप्यूरियस नाम के ईस्ट से मिलता है। तो बच्चों ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकॉकस से मिलता है। और जैसे आपके ब्लड वेसल्स में, रक्त वाहिनी वगैरह में कभी खून का थक्का जम जाए भाई, क्या जम जाए, कभी मान लो खून का थक्का वक्का जम जाए, तो ये क्या करता है, उस थक्के को फोड़ता है। थक्का स्फोटन में सहायक होता है ये। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकॉकस से मिलता है। स्ट्रेप्टोकॉकस जो है वहां से स्ट्रेप्टोकाइनेज मिलता है। और ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज ब्लड को क्या करता है, उसमें जो क्लॉट बन जाते हैं, उसमें जो थक्का बन जाते हैं, उनको फोड़ने का कार्य करता है बेटा। साइक्लोस्पोरिनेट ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलेगा। और ये प्रतिरक्षा दमनकारी होता है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ाया गया होगा बेटा, हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ाया गया होगा, ठीक है ना? ये क्या होता है बच्चों? प्रतिरक्षा दमनकारी। जैसे आप क्या कर रहे हो, मान लो आपने किडनी ट्रांसप्लांट कराई, आपने मान लो किसी के क्या हो गया, किडनी खराब हो गई, तो आपने क्या किया, आपने किसी से क्या किया बेटा, किडनी ट्रांसप्लांट करी एक डोनर लेके, लेकिन किडनी दूसरे व्यक्ति की है। तो आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है, आपका जो इम्यून सिस्टम है, वो तो उसको क्या समझेगा कि वो फॉरेन पार्टिकल है। दूसरे की किडनी आपने अपने में फिट कराई, तो बेटा उसको क्या लगेगा, आपके इम्यून सिस्टम को कि ये तो बाहरी चीज है, इसको हटाओ। उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा आपके इम्यून सिस्टम को कि ये तो बाहरी चीज है, इसको हटाओ। तो वो क्या करेगा, उसको खत्म करने की कोशिश करेगा, है ना? मैक्रोफेजेस वगैरह एक्टिवेट हो जाएंगी। तो हमें क्या करना पड़ता है ऐसी परिस्थितियों में, हमें बच्चों ऐसी परिस्थितियों में अपने इम्यून सिस्टम को दबा के रखना पड़ता है। तो उसके लिए साइक्लोस्पोरिन ए जैसी चीजें दी जाती हैं। और जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल नहीं होता, ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल नहीं होता, ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल नहीं होता, तो स्टेटिन दिया जाता है। क्योंकि ये क्या करेगा, ये कोलेस्ट्रॉल के निर्माण को रोक देगा। जैसे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है,
तो अब ये क्या करेगा, ब्लड में आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर देगा। ठीक है, चलो अब लिखना शुरू करो भाई। अब लिखो औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव। अब लिखो बेटा औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव। औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव। औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव। हो गया भाई ये? हाँ जी भैया, लिख लिया? ये लीजिए भाई, नेक्स्ट स्लाइड लीजिए, इसको भी नोट करिए। नेक्स्ट स्लाइड लो बेटा, इसको भी लिखो फटाफट से। मुझे लगता है तुम लोग ना जितने नेता हो, अगर मैं तुम्हें ऑफलाइन पढ़ाता तो तुम में से रोज कोई ना कोई कुटता। क्यों है? सही बात है कि नहीं? 5 क्लास कैसे हो रही बेटा? 3 क्लास होती हैं और एक ही एक्स्ट्रा क्लास होगी चौथी। और कौन ले रहा है एक्स्ट्रा? कोई और भी एक्स्ट्रा ले रहा है क्या क्लास? भाई कोई ना कोई नेता की ना रोज में रेल बना रहा होता उधर ऑफलाइन में। लेकिन मुझे पता है भाई, बच्चे कई बार मुझे मिस जज करते हैं, उनको लगता है कि मैं ऐसे खड़ूस टाइप का हूँ। ऑफलाइन में बच्चे इतना प्यार करते हैं मुझे, करते तो ऑनलाइन में भी हैं, लेकिन ऑफलाइन में भाई ना वो एकदम बॉन्ड जो बनता है। मतलब मैंने इतने बच्चों को कूटा, आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि कोचिंग के बाहर मिलना मास्टर, बताता हूँ तुझे किसको कूटा है तूने, आज तक किसी बच्चे ने नहीं कहा भाई। हाँ, मैं पहले माहौल बना देता था। क्या कह रहा है, माफिया ही कह दें? अरे नहीं भैया, वो तो आप लोग बोल देते हो प्यार मोहब्बत से, मैं तो बहुत सीधा साधा बालक हूँ। मेरे पापा प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए, मैं मास्टर बन गया इधर। मेरे पापा भी मास्टर ही थे, रिटायर हो गए, अब तो घर पे रहते हैं। और मेरे जो पापा के पापा यानी जो मेरे बाबा जी हैं, जिनको दादा बोलते हैं कुछ लोग, हमारे बाबा जी भी बेटा ना प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए थे। तो मास्टर तो बनना ही था मित्रों। चलो एक बार यहाँ तक देख लो फटाफट से, किसी का कुछ रह गया हो तो नोट कर लो। दही बन गया भाई। अरे जतिन क्यों परेशान हो रहा है बेटा? नहीं पढ़ना, निकल, बाद में रिकॉर्डेड देख लेना है भाई। अभी पता है तुम लोग क्या है, अगर 10 बार से ज्यादा कोई कमेंट करोगे ना लगातार तो ब्लॉक हो जाओगे। पता नहीं 10 बार है कि 8 बार है कि 20 बार है, मुझे पता नहीं है। ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाओगे भाई। सीधा साधा था मैं, नहीं बेटा, मैं अभी भी बेटा मैं सीधा साधा हूँ। मेरे को लगता है कि अगर जलेबी के बाद इस दुनिया में कोई सीधा है तो वो है थारा भाई अर्जुन सिंह पटेल। हमारा नेता कैसा हो, एसपी सर जैसा हो? नहीं नहीं, नेता नहीं, मास्टर ही ठीक है बेटा। वैसे तुम लोग ले मुझे सही दिशा में जा रहे हो, पहले मास्टर, फिर माफिया, फिर नेता। कर डॉन ही कह दे। अरे नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए आइए, बहुत हो गई हास्य विनोद की बातें। हम लोग पढ़ेंगे वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। क्या पढ़ेंगे बेटा? हम पढ़ेंगे वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है भाई, क्या पढ़ेंगे? माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। अब सबसे पहले तो आप ये समझो, सबसे पहले तो आप बेटा ये समझो कि वाहित मल क्या है। वाहित मल, वाहित मल। तुम सबने अपने घर में, अपने घर के सामने मोहल्ले की नाली देखी कि नहीं देखी है?
बोलो भाई। अरे विनय कुमार क्या हो गया भाई, इतना तगड़ा शायर, शायरी लिखे जा रहा है। देखा है ना, हाँ। तो वही सब है वाहित मल, यानी जो कूड़ा कचरा है, नगर पालिका का कचरा हो गया, मानव मलमूत्र हो गया, कोई कार्बनिक पदार्थ हो गई, पानी तो रहेगा ही रहेगा, और सूक्ष्म जीव भी रहते हैं जो कि रोगाणुजनक है। नाली वाला जो आइटम है पूरा, अब वो नाली से बड़े नाले में जाएगा। तुम सोचो जरा ध्यान से, वो नाली से कहां पर जाएगा? ओ भैया मुझे पीएम बाद में बना लेना, मालिक पहले तू तो डॉक्टर बन ले, पढ़ाई कर ले पहले, नालायक आदमी, बकवास कर रहा है। अब पढ़ो, चुपचाप पढ़ो, चुपचाप पढ़ो, अब थोड़ी देर समझ लो ये, समझ लो भाई, कम से कम नाली अरे रोज देखते हैं सर, अरे यार इतने प्यारे बच्चे हो तुम लोग यार, मैं डांट देता हूँ कभी कभी, है क्यों करता हूँ मैं ऐसा? ठीक है, सुनो ध्यान से। अब नाली साफ करना सीखते हैं बेटा, है ना। नाली जो है साफ करते हैं, क्योंकि समस्या है ना। आप सोच के देखो एक मिनट के लिए, वो जो नाली है, आपके घर का गंदा पानी, कचरा पट्टी सब, वो छोटी नाली से बड़े नाले में जाएगा, बड़े नाली से आसपास जो भी नदी तालाब होगा, नदी वदी में जाएगा। और अगर ये गंदा पानी, ये वाहित मल, ये सीवेज डायरेक्ट हमने नदी में छोड़ दिया, तो नदी में जो भी जीव जंतु रह रहे हैं वो बीमार पड़ जाएंगे। बोलो, बीमार पड़ जाएंगे, वो मर जाएंगे। तो हमें क्या करना है, पहले इसका ट्रीटमेंट करना होता है। हम इसको डायरेक्ट नदी वगैरह में छोड़ें, उससे पहले हमें क्या करना होता है, इसका ट्रीटमेंट करना होता है। और वाहित मल का जब आप उपचार करते हैं तो वो 3 चरणों में होता है। ये अलग बात है कि आपके एनसीईआरटी में ये वाला नहीं है, आपके एनसीईआरटी में ये चीज नहीं बताई गई है भाई, ये जो है एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में सिर्फ प्राथमिक उपचार और द्वितीयक उपचार है। ओवरऑल मैं नाम बताए दे रहा हूं, डिटेल में भी प्राथमिक उपचार और द्वितीयक उपचार की ही बताऊंगा बेटा, ठीक है ना। प्राथमिक उपचार और द्वितीयक उपचार की डिटेल बताऊंगा, तृतीयक उपचार का खाली नाम बता दिया है। प्राथमिक उपचार जो है भौतिक प्रक्रम है, प्राइमरी ट्रीटमेंट है। द्वितीयक उपचार जो है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है बेटा, जैविक प्रक्रम है। और तृतीयक उपचार जो है टर्सरी ट्रीटमेंट है, रासायनिक प्रक्रम है बेटा, रासायनिक प्रक्रम, रासायनिक प्रक्रम भाई, ठीक है ना, रासायनिक प्रक्रम। तो 3 प्रक्रियाएं हैं, मतलब 3 प्रोसेस हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। टर्सरी वाला अपने सिलेबस में नहीं दिया गया, अपन नहीं पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे प्राथमिक और द्वितीयक। तो सबसे पहले क्या हुआ कि बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं बेटा, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। बड़े बड़े क्या हो जाएगा बेटा, बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट, बहुत बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जैसे मान लो जैसे बड़ा सा नाला है, उस नाले से सारी चीजें बहते हुए आई, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, उस नाले से बहुत सारी चीजें बहती हुई आई, उस नाले से बहुत सारी चीजें बहते हुए आई। तो जो चीजें छानी जा सकती हैं, निस्यंदन का मतलब हो जाएगा छानना, निस्यंदन का मतलब क्या हो जाएगा, छानना, छानना बेटा। तो जो चीजें जैसे बॉटलें वाटलें होती हैं, तुमने कोल्ड ड्रिंक पी, वहीं पे बॉटल फेंक दी, कुछ सामान टूट गया घर में कुछ, वो फेंक दिया, समझ रहे हो तुम। तो जो चीजें बेटा छानी जा सकती हैं, फिल्टर की जा सकती हैं, जो चीजें फिल्टर की जा सकती हैं, हम उन्हें छान लेंगे बेटा, निस्यंदन कर लेंगे। और जो रेत है, बालू है, कंकड़ है, वो जम जाते हैं, यानी कि निस्यंदन होगा और अवसादन होगा। कुछ चीजें छान ली जाएंगी, कुछ चीजें ऐसे तलहटी में, तली में बैठ जाएंगी, अवसादन हो जाएगा। तो कुछ चीजें आपने छान ली और कुछ चीजें तली में बैठ गईं। बेटा जो चीजें तली में बैठ जाती हैं उन्हें कहा जाता है प्राथमिक आपंक, प्राइमरी स्लज। प्राथमिक आपंक या प्राथमिक आपंक या क्या कह देंगे बेटा, बताओ जरा ध्यान से, प्राइमरी स्लज। जैसे आपके घर के, जैसे मैं आपको थोड़ा सा आराम से बताता हूं, मैं आपको थोड़ा सा आराम से बताता हूं। जैसे कई बार क्या होता है कि आपके घर के सामने वाली नाली साफ होती है, तो वो क्या करते हैं, ऐसे जो है फावड़े से कचरे को ऊपर फेंकते हैं, फिर भर के ले जाते हैं, पानी पानी बहता रहता है।
तो वो जो तलहटी में जमा हुआ है, वो जो काला काला सा जाम हो जाता है, काला जाम, ठीक है भाई, काला जाम नहीं, मतलब जो काला काला सा जाम हो जाता है, उसे कहा जाएगा प्राथमिक आपंक। और वो जो थोड़ा सा पानी है, पानी के साथ जो अशुद्धियां मिली हुई हैं, वो जो आगे जाएगा, उसको कहते हैं प्राथमिक प्लावी या प्राइमरी इफ्लुएंट। तो पूरा कचरा जा रहा था, जो चीजें छानी जा सकती थी वो छान ली गई, जो तली में बैठ सकती थी तलहटी में बैठ गई। वो जो बैठ गई हैं जमीन पे, उसे कहा जाएगा प्राथमिक आपंक यानी कि प्राइमरी स्लज। और वो जो पानी और कचरा है साथ में, उसे कहा जाएगा प्राथमिक प्लावी या प्राइमरी इफ्लुएंट। ये पहला स्टेप था, ये पहला स्टेप था बेटा। जो प्राथमिक उपचार था, जो भौतिक प्रक्रिया थी, वो हो गई। अब ये जो, ध्यान से समझिएगा यहां पे, ये जो बेटा प्राथमिक प्लावी है, ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट है, ये जाएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। किसके लिए जाएगा बच्चों? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। किसके लिए जाएगा भाई? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। और जब भी ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए जाएगा, जब भी बेटा ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए जाएगा, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट 2 स्टेप में पूरा होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है वो 2 स्टेप में होता है बेटा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है वो 2 स्टेप में होता है, 2 स्टेप में, 2 स्टेप में, ठीक है। ये जो प्राथमिक प्लावी है, ये पहले जाएगा वायवीय टैंक में, वायवीय टैंक में, और वायवीय टैंक से ये जाता है अवायवीय टैंक में। पहले कहां पर जाएगा? वायवीय टैंक में। वायवीय टैंक में प्रोसेस होगा, उस वायवीय टैंक से ये कहां जाएगा? अवायवीय टैंक में, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। बेटा ये जो प्राथमिक प्लावी है, ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट है, जब ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए जाता है, जब ये द्वितीयक उपचार के लिए जाता है, तो बच्चों ये पहले वायवीय टैंक में जाएगा। वहां पे क्या होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और ऐसे वो घुमाने वाला लगा रहता है, जो उस पूरे मटेरियल को बार बार ऐसे हिलाता रहता है। ऐसे ऐसे लगा हुआ है ये, अब उसमें ऐसे ब्लेड लगे होते हैं। ऐसे क्या लगे होते हैं बेटा? ब्लेड लगे होते हैं। तो वो ऐसे घूमता रहता है, 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 घूमता रहता है। तो जब वो घूमता रहता है, घूमता इसलिए है ताकि हर पार्ट को ऑक्सीजन मिलती रहे। वायवीय टैंक में वो एक एजिटेटर लगा रहता है, जो इसको घुमाता रहता है, जो इसको लगातार हिलाता रहता है, ताकि हर पार्ट को ऑक्सीजन मिल सके। और साथ ही साथ इस वायवीय टैंक में वायवीय सूक्ष्म जीव होते हैं। इस वायवीय टैंक में वायवीय सूक्ष्म जीव होते हैं। और ये जो वायवीय सूक्ष्म जीव हैं, ये जो वायवीय सूक्ष्म जीव हैं, ये वायवीय सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? वहां पर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डाइजेस्ट करते हैं। वहां पर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है ना? उसको क्या करते हैं? वो डाइजेस्ट करते हैं बेटा। और जब डाइजेस्ट करेंगे, वायवीय सूक्ष्म जीव जो हैं, वायवीय सूक्ष्म जीव जो हैं, वायवीय सूक्ष्म जीव, बच्चों ये जो वायवीय सूक्ष्म जीव होते हैं, ये जो वायवीय सूक्ष्म जीव होते हैं, ये वायवीय सूक्ष्म जीव क्या करते हैं बेटा? उसका डाइजेशन करते हैं। तो बीओडी वैल्यू कम हो जाती है। बीओडी क्या है बेटा? वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। बीओडी क्या है वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। तो बीओडी की वैल्यू कम हो जाती है, और उसमें उर्णक उपस्थित होता है। उर्णक क्या होता है वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, घबराइए मत। उर्णक दरअसल बैक्टीरिया और फंजाई का समूह होता है, गुच्छा होता है। और जब ये वायवीय सूक्ष्म जीव इस कचरे को साफ कर रहे हैं, तो पानी पहले से तो साफ होगा, पहले बहुत गंदा था, थोड़ा बहुत गंदगी यहां पे हटाई गई, कार्बनिक पदार्थ जो था उसको डाइजेशन किया गया, डाइजेस्ट किया गया, उसको अपचयित किया गया, यानी पॉल्यूशन कम हुआ, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। और अगर कहीं पर बीओडी कम हो रही है, अगर कहीं पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो रही है, यानी कि अब उस जल में प्रदूषण की मात्रा कम हो रही है, यानी कि अब उस जल में प्रदूषण की मात्रा कम हो रही है, तो जब एक ठीक ठाक डिक्रीज हो जाता है बीओडी, तो ये मान लिया जाता है कि अभी साफ हो चुका है जितना यहां होना था। अब यहां पे ये जो बचता है सक्रिय आपंक जिसे कहते हैं, इतने अपचयन के बाद जो बचा उसे कहते हैं सक्रिय आपंक,
एक्टिवेटेड स्लज, वो जो सक्रिय अपंक होता है, वो जो एक्टिवेटेड स्लज होता है, उसको भेज दिया जाता है अवायवीय टैंक में। उसको कहां पर भेज दिया जाता है बेटा? उसको भेज दिया जाता है अवायवीय टैंक में, अवायवीय टैंक में। और थोड़ा सा भाग देखो, ये जो सक्रिय अपंक है अवायवीय टैंक में भेजा जाता है, और थोड़ा सा जो सक्रिय अपंक है वो वायवीय टैंक में भेज दिया जाता है, आरंभक का कार्य करता है। थोड़ा सा सक्रिय अपंक, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव होंगे बहुत सारे, वायवीय सूक्ष्म जीव जो यहां पर डाइजेशन कराते हैं कचरे का, तो इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, बैक पंप कर देते हैं वायवीय टैंक में। ये जो सक्रिय अपंक है मैक्सिमम कहां चला जाएगा, अवायवीय टैंक में। थोड़ा सा हिस्सा कहां पर वापस भेज देंगे, वायवीय टैंक में। वो यहां का जामन है, यहां का जोरन है, वो यहां का इनोकुलम है, यहां का स्टार्टर है, यहां का आरंभक है, यहां का निवेश द्रव्य है। और बच्चों ये एक्टिवेटेड स्लज, ये एक्टिवेटेड स्लज जब अवायवीय टैंक में जाता है, ये सक्रिय आपंक जब अवायवीय टैंक में जाता है, तो अवायवीय टैंक में ऑक्सीजन तो है नहीं, तो वायवीय जीवाणु जो है वो भी मर जाएंगे। इसमें अवायवीय टैंक में पाए जाएंगे एनारोबिक माइक्रोब्स, एनारोबिक सूक्ष्म जीव। तो बेटा जब सक्रिय अपंक अवायवीय टैंक में भेजा जाता है, तो इसमें जो अवायवीय सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं वो सक्रिय अपंक को भी डाइजेस्ट कर देते हैं, खा पी के बराबर कर देते हैं, और उसमें जो वायवीय सूक्ष्म जीव आ गए थे उनको भी डाइजेस्ट कर देते हैं। और जब ये फाइनल डाइजेशन हो रहा है यहाँ पर, तो वहां पर बायोगैस प्रोड्यूस होती है, जैसे मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये सब बेटा उत्पादित होता है, ये सब उत्पादित होता है भाई। एक बार फिर से सुनो, कचरा वचरा गया, कुछ हमने छाना, कुछ जब बैठ गया, जो पानी के साथ था वो आगे ले गए, पहले वायवीय टैंक में ले गए, लगातार ऐसे हिलाते डुलाते रहेंगे, वायवीय सूक्ष्म जीव उसका डाइजेशन करेंगे, बीओडी कम हो जाएगी, वहां पे ऊर्ध्वक उपस्थित होता है। तो अब वो जो अपंक बचता है उसे कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज यहीं रहेगा वायवीय टैंक में, बाकी का जो एक्टिवेटेड स्लज है, जो सक्रिय अपंक है, अवायवीय टैंक में भेजा जाएगा। इस अवायवीय टैंक में अवायवीय सूक्ष्म जीव होंगे जो सबकी लंका लगा देंगे। मतलब क्या हुआ कहने का? कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक्टिवेटेड स्लज है उसको भी डाइजेस्ट कर देंगे, और जो वायवीय सूक्ष्म जीव अवायवीय टैंक के अंदर आ चुके हैं उनको भी डाइजेस्ट कर देगा। और जब इनका डाइजेशन होगा तो बायोगैस बनेगा बेटा, क्या बनेगा? मेथेन बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। ये होता है भाई, ठीक है। थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा फिर ये पूरा लिखना। एक चीज होता है बेटा क्या, एक चीज होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैव रासायनिक मांग ऑक्सीजन की, जिसे बीओडी कहते हैं। सही डेफिनेशन क्या है कि जीवाणु के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की वह मात्रा जो 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ का अपघटन कर उसे ऑक्सीकृत कर दे, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज कर दे बेटा, डाइजेस्ट कर दे। जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी के हिसाब से देखा जाएगा, वहां तो बहुत सारा पानी होता है, तो कैसे मेजर करेंगे? सर प्रियंका मैम बोल रही थी कि वो आपसे बड़ी हैं, तो कौन सा गलत बोल रही थी भाई? बिल्कुल सही बोल रही थी वो। और क्या, प्रियंका मैम और डीटी सर बुजुर्ग हैं हमारे, उनका सम्मान सर्वोपरि है, और मैं तो वैसे भी बालक हूं। और क्या, ये सब सीनियर सिटीजन है भैया, इनको तो पेंशन भी मिलती है, इनको तो पेंशन भी मिलती है। सर जी सिलेबस क्यों भगाने में लगे हो? बेटा फिर तुम इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो कि तुम्हें ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है ना, फिर तुम इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो तुम्हें ब्लॉक कर दिया गया है। मैंने लास्ट ईयर भी ड्रॉपर में ये एक ही चैप्टर एक ही लेक्चर में कराया था, और लास्ट ईयर तो लिख लिख के कराया था। इस बार समझा इसलिए मैं ज्यादा आ रहा हूं क्योंकि मुझे कई बार लगता है कि अगर एक ही लेक्चर में इसको लिख लिख के करें, हाँ बाहुबली सर भी, वो भी बुजुर्ग हैं हमारे, तो इसलिए ये किया मैंने। बाकी तुम जो हो, तुम्हें भाई दिक्कत ही रहती है हमेशा, अभी कुछ बोल देंगे तो बुरा मान जाओगे, है ना कुछ बोल देंगे तो विवाद हो जाएगा भाई। तुम्हें क्या लगता है, तुम 4 रील डाल देते हो तो तुमने खरीद लिया मुझे? मत डालो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। भाई भाई करके, बेटा बेटा करके पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो, ठीक है ना। हाँ, भाई भाई करके, बेटा बेटा करके पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो। नहीं पढ़ पा रहे हो तो किसने कहा है? आपको तो 2.0 का भी एक्सेस मिला हुआ है, वहां पढ़ लेना,
3 पॉइंटों में मैं पढ़ा ही रहा हूं, फिर दिक्कत है तुम्हारे साथ। पूरी क्लास पढ़ रही है। एक यही है डॉक्टर आयुष सलीम, इन्हें बड़ी दिक्कत है। बेटा डॉक्टर को दिखाओ, तुम्हें कोई बीमारी है, हम बता रहे हैं तुमसे। और अभी तुम खुद से मत करो, खुद से मत करो बेटा, तुम अभी तुम डॉक्टर बने नहीं हो। अपना इलाज खुद से करोगे, पगला जाओगे। आधे पागल पहले हो, पागल नहीं तो 1 लीटर जल में जो प्रदूषित जल है उसमें कितना ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए बैक्टीरिया को कितना ऑक्सीजन चाहिए, वही होता है बायोकेमिकल डिमांड। अब अगर जल में, पानी में प्रदूषण ज्यादा है, यानी कि कचरा ज्यादा है, यानी कि कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है, तो वहां पर बीओडी की वैल्यू ज्यादा रहेगी, यानी कि बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रदूषण, या बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कचरा, या बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बनिक पदार्थ। एक चीज मैंने आपको और बताया, उर्वरक वाली बात। उर्वरक क्या होता है? तो ये बेटा उर्वरक जो है, फ्लॉक्स कहते हैं इंग्लिश में, ये वायवीय टैंक में उपस्थित जीवाणुओं तथा कवक तंतुओं का समूह होता है। उर्वरक जो होता है बेटा, उर्वरक, कह रहा संतोष पागल है ये। बेटा ये संतोष पागल होगा भाई, है ना। हम 2 मिनट में समझाइला, हम संतोष पागल ना है। ठीक है। आप देखो, आपको लास्ट ईयर का भी यकीन का एक्सेस मिला होगा। आप लास्ट ईयर के यकीन के नंबर ऑफ लेक्चर देख लो, और इस बार के नंबर ऑफ लेक्चर देख लो, सेम नंबर ऑफ लेक्चर होगा। इस साल 1-2 लेक्चर ज्यादा ही लिए होंगे। ओवरऑल अगर आप काउंट करोगे ना बेटा, जिस बच्चों को भी लगता है कि मैं भगा रहा हूं, मैं उसके लिए कह रहा हूं। तुमको लास्ट ईयर का लेक्चर मिला हुआ है, तो आप लास्ट ईयर का 1.2 का लेक्चर काउंट कर लो। ठीक है। तो ये वायवीय टैंक में जो बैक्टीरिया होते हैं और जो कवक तंतु होते हैं, उनका समूह है, गुच्छा टाइप का है। बैक्टीरिया और फंजाई गुच्छे टाइप का बना लेते हैं, उससे उर्वरक या फ्लॉक्स कहा जाता है। और ये बात जो मैंने भी आपको बताई कि सक्रिय आपंक की थोड़ी सी मात्रा वायवीय टैंक में वापस भेजी जाती है, और ये आरंभक या निवेश द्रव्य का कार्य करता है, मैं बता चुका हूं। और इस प्रकार के प्रोजेक्ट बनाए गए कि जो हमारी बड़ी परियोजना, मतलब बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाई गई। और बच्चों ये बड़ी बड़ी परियोजनाएं इसलिए बनाई गई कि जो हमारी प्रमुख नदियां, उनको साफ किया जा सके। हमारी जो प्रमुख नदियां हैं, हम अपनी प्रमुख नदियों को क्या कर सकें बेटा, साफ कर सकें। ठीक है ना। तो जैसे गंगा नदी को साफ करने के लिए गंगा एक्शन प्लान बनाया गया, गैप कहते हैं शॉर्ट में। और यमुना नदी को साफ करने के लिए यमुना एक्शन प्लान बनाया गया, वैप कहते हैं। गैप और यैप, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। चलो भाई, लिखना शुरू करो। कह रहे सर आप भोजपुरी मूवी देखते हैं क्या? नहीं बेटा, मैं मूवी ही नहीं देखता। मैं सिर्फ रील देखता हूं। तो रील से ये पता चल जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। कोई मूवी आई है तो कैसी आई है, उसमें फेमस डायलॉग कौन से हैं, उसमें फेमस गाना कौन सा है, कुछ फाइटिंग सीन है, बस खत्म। 30 सेकंड के 10 वीडियो देखो, यानी कि 3 मिनट, क्यों 3 घंटे वहां जाओ, पैसे अलग लगते हैं भाई। दिक्कत बहुत है ना जमाने में, फिर वहां जाओ। मेरे दोस्त इतने दुष्ट है ना, फिर कहेंगे चलो भाई कुछ खा लेते हैं, फिर वो खाते हैं दबा के, बहुत पैसा लग जाता है भाई। हम घर में देख लेते हैं। कभी कभार की बात अलग है, चले गए। नॉर्मली मैं जाता नहीं हूँ। अगर मैं जा भी रहा हूँ तो इसलिए चला जाता हूँ कि जैसे कई पुराने दोस्त इकट्ठे हुए, तो हम सब लोग साथ में 2-3 घंटे वहां पे ना बढ़िया बतौलेबाजी कर सकें, इसलिए। सर कचरा कहाँ जाता है? बेटा कचरा ही तो खत्म कर रहे हैं। जो तुम्हारे लिए कचरा है वो किसी का भोजन है। जो तुम्हारे लिए कचरा है वो किसी के लिए भोजन है। जो तुम्हारे लिए कचरा है वो किसी का भोजन है, सिंपल सी बात है। गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, ये लिख के आएगा। श्रद्धा कह रही संतोष पागल कौन है? तुम हो बेटा संतोष पागल। तुम ही हो संतोष पागल जो श्रद्धा नाम लिख के ना हमारे बैच में आ गई हो।
यू आर द संतोष पागल। यू आर द संतोष पागल कह रहे सर आप सीकर आ रहे नहीं आ रहे हैं क्या? सीकर में क्या है? ये लिख लिया सबने? बकवास बहुत कर रहे हो। ये लिख लिया भाई, ये बताओ। ये लिख लिया भाई? सर वॉच दे दो बेटा, अभी मिलना कभी तो ले लेना वॉच, कोई दिक्कत नहीं है। वॉच ले लेना, पहले पढ़ तो लो। तुम्हारा ध्यान मेरी घड़िये पे लगा रहता है यार, तुम लोग पढ़ते लिखते हो नहीं भैया। पढ़ो पढ़ो। उर्दू आती है, थोड़ा थोड़ा आती है, ज्यादा नहीं आती बेटा। मुझे भाषाओं का बहुत शौक है। उर्दू के साथ दिक्कत है उसे सिखाने वाले कम है। मेरी तो बड़ी इच्छा है उर्दू सीखने की। तो मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आता, बोलना आता है, मतलब लिखना भी नहीं आता। बाकी उर्दू के बहुत सारे लफ्ज और अल्फाज जो है वो मुझे पता है। पर आप मजाक बहुत अच्छा करते हो। कंटपियाते हो बढ़िया है, आओ कभी बताएं। कह रहे सर आप मजाक वो बढ़िया कर बेटा, कंटपियाते और बढ़िया है, आओ कभी बढ़िया से कंटपियाएंगे तुमको। और बेटा बायोगैस निर्माण की बात करते हैं। और बायोगैस निर्माण का वो मतलब नहीं है जो बैठे बैठे आप बनाते रहते हैं। हैं? बैठे बैठे जो आप बायोगैस बनाते रहते हैं उसकी बात नहीं हो रही है। बायोगैस जो है अभी 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 बात करेंगे, उर्दू भाषा पे भी बात करेंगे, ठीक है ना? अभी बात करेंगे, मुझे अच्छी खासी नॉलेज है। हिस्ट्री हिस्ट्री मुझे मालूम है कैसे क्या शुरू हुआ, ठीक है। एल्कोहल की सबसे ज्यादा मात्रा एब्सोल्यूट अल्कोहल में होती है। 100%। एब्सोल्यूट अल्कोहल का मतलब भी 100%, ठीक है। हंसी आ रही भाई, हम डांटना नहीं चाह रहे मदी, पता है। सब इतना बढ़िया चल रहा है, आधे से ज्यादा क्लास हो गई है। अभी डांट वाट देंगे तो फिर वो कह रही सर आप एक्स्ट्रा लेक्चर में ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। बेटा एक्स्ट्रा लेक्चर में जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना। अपना लेक्चर तो अपना लेक्चर होता है, जो चाहे वो करो। ये तो मांगना पड़ता है कि मालिक के एक एक्स्ट्रा लेक्चर दोगे क्या, बच्चों को पढ़ा देते हैं। चलिए भाई, बायोगैस की अगर हम बात करें, पढ़ाई करो, मैं इसीलिए तो ज्यादा बात नहीं करता तुमसे। मेरा खुद मुझे फिर मैं बातें करने में मेरा मन लग जाता है यार, फिर मैं पढ़ा नहीं पाता। भदोही जाना है मुझे इस बार, अप्रैल में एक शादी है, अप्रैल में मुझे भदोही जाना है। एक शादी है, मेरा जूनियर है, वो भी टीचर है। मैंने उसको बहुत गाइड किया, और बॉटनी का ही टीचर है, उसकी शादी में जाना है। जाऊंगा मैं, ठीक है। मैं इसलिए तुम लोगों से ज्यादा बात नहीं करता। मैं अंदर से गुस्सा उस्सा हो क्या तुम नहीं, अरे हम हंसबे नहीं करेंगे, नहीं। हम नहीं हंसेंगे, जाति चार को डांट देंगे, माहौल एकदम खून खच्चर वाला कर देंगे। अब देखो प्यार मोहब्बत से बात कर लो। तुम लोग भाई यार ये करते हो। पढ़ो, चलो इधर आओ। बायोगैस जो बेटा वो ज्वलनशील होता है, इनफ्लेमेबल होता है, इनफ्लेमेबल। ज्वलनशील है, इनफ्लेमेबल है, इसलिए उसको ईंधन और प्रकाश उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। बायोगैस जो है ज्वलनशील होता है, और इसलिए उससे ईंधन और प्रकाश उत्पन्न करने के काम में ले लिया जाता है। बायोगैस में क्या क्या होता है बेटा? मेथेन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन कभी नहीं आता। ऐसे ही लिखना, लिखना पहले ऑक्सीजन फिर काटना। पहले ऐसे ऑक्सीजन लिखना फिर काटना, ताकि तुमको हमेशा याद रहे बायोगैस का पार्ट कभी भी ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो है कभी भी बायोगैस का पार्ट नहीं होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन जो है कभी भी बायोगैस का पार्ट नहीं होता है। बाकी आप क्या रॉ मटेरियल ले रहे हैं? पुआल ले रहे हैं क्या, कीचड़ ले रहे हैं क्या, गोबर ले रहे हैं क्या? कई बार ये गोबर ओबर से भी बनाई जाती है, इसलिए इसका एक और नाम होता है गोबर गैस। कुछ लोग कहेंगे सर इसका मतलब हमारे दिमाग में गैस बनती है क्या?
भाई तुम तुम्हारा देख लो, मेरे तो नहीं बनती। बायोगैस गोबर वगैरह से बनाई जाती है, इसलिए इसको कह देते हैं गोबर गैस, है ना। कुछ लोग टेंशन में आ गए होंगे कि अच्छा, आज सिर बहुत हल्का हल्का लग रहा है, लग रहा है ये जो दिमागी गैस है वैसे निकल गई है। ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। कीचड़ वाला एरिया है, गोबर है, उन सब से इसको बनाते हैं हम। बनाने में जो यूज होता है, कौन यूज होता है, आर्की बैक्टीरिया। ये मैंने आपको आर्की बैक्टीरिया, मेथेनोजन याद आ रहा है बेटा? मेथेनोजन याद आ रहा है क्या? मेथेनोजन याद आ रहा है आपको? मेथेनोजन आर्की बैक्टीरिया में पढ़ाया था। मेथेनोजन याद आ रहा है क्या मित्रों? मेथेनोजन याद आ रहा है क्या? हाँ, मजे बहुत आ रहे हैं आज तुम्हें। हाँ, तो ये वही मेथेनोजन है, आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि मेथेनोजन जो आर्की बैक्टीरिया है बेटा, वो क्या करते हैं, मेथेन या बायोगैस का फॉर्मेशन कराते हैं, और ये अवायवीय होते हैं। क्या होता है बेटा, इस तरीके से एक टैंक बनाया जाता है, ध्यान से समझना। इस टैंक में अंदर जाने के लिए एक द्वार है और बाहर निकलने के लिए दो द्वार हैं। बहुत ध्यान से समझो, पहले ये टैंक है, इस टैंक में अंदर जाने का एक द्वार है, यानी कि इनलेट है एक, और बाहर निकलने के दो रास्ते हैं, तो आउटलेट हैं दो। तो वही लिखा है कि बायोगैस संयंत्र में एक इनलेट तथा दो आउटलेट होते हैं। अब अंदर क्या भेजा जाएगा, अंदर जो भेजा जाता है उसको कहते हैं स्तरी, नॉट स्त्री, स्तरी कहते हैं बेटा। यस, इंग्लिश में स्लरी कहते हैं, स्लरी, स्लरी। गोबर और पानी का जो घोल है वो यहां पे डाल दिया गया। अब जो सूक्ष्म जीव है वो बायोगैस बनाएंगे। बायोगैस ऐसे यहां होल्डर में इकट्ठी होती रहेगी, और फिर ये बायोगैस यहां से हम लोग इसको बाहर लेके जाएंगे। तो एक आउटलेट ये हो गया, गोबर पानी घोल के डाला, स्लरी डाला, स्तरी डाला, तो इनलेट है ये, एक इनलेट जहां से अंदर जाएंगी चीजें। यहां पर ये जो आर्की बैक्टीरिया है, ये जो मिथेनोजन है, ये प्रोसेस करेगा, बायोगैस बनेगी जो यहाँ इकट्ठा होती रहेगी, और गैस हल्की के ऊपर जाएगी। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, ये बायोगैस निकल जाएगी। अब जो आपंक बचा है, जो स्लज बचा है, स्लज, स्लज भाई गोबर पानी था, गैस बनी निकल गई, बाकी जो बचा उसे स्लज कहेंगे, आपंक कहेंगे। वो इस वाले रास्ते से बाहर जाएगा। बाद में आप उसे उर्वरक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, या गड्ढे भरने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रयोग में आ जाता है। तो वही लिखा है कि बायोगैस संयंत्र में एक इनलेट और दो आउटलेट होते हैं। ये इनलेट है और ये दो आउटलेट है। एक आउटलेट जो ऊपर वाला है उससे बायोगैस निकलती है, जो नीचे वाला आउटलेट है निकास, निकास उससे क्या होता है बेटा, स्लज बाहर आता है। और इंडिया में बायोगैस निर्माण की ये जो विधि है, भारत में बायोगैस निर्माण की विधि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI तथा खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग आयोग के द्वारा, KVIC के द्वारा विकसित किया गया है। तो पूछ लिया जाता है, ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि भारत में जो बायोगैस निर्माण की विधि है वो किन संस्थानों के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है सर, आप बताओ हमारी सिटी में, कौन सी सिटी है तुम्हारी, किस सिटी में आना है बताओ, लिखो इसको। भाई जहां जहां कहोगे कोशिश करूंगा इस जीवन में एक बार पहुंच सकूं। बाकी भाई आप लोग इतना प्यार देते हो उसके लिए थैंक यू। अब ऐसे हर जगह जाते रहेंगे, पढ़ाएंगे कब, पैसा भी तो खर्चा होता है। बलिया तो गया था मैं भी कुछ दिनों पहले। बलिया में एक जगह पड़ती है रसड़ा, हाँ बागी बलिया,
बलिया की बोली बहुत प्यारी है। रसड़ा एक जगह, वहां गया था मैं। ये लिख लिया सबने? ये मकान नंबर मत बताओ भाई, मकान नंबर मत बताओ। ये बताओ, ये इसका बताओ, इसका। चलिए बेटा, अब हमें पढ़ना है पीड़कनाशी या जैव नियंत्रक के रूप में सूक्ष्म जीव। ठीक है भाई, पीड़कनाशी। अब पढ़ाई करो बेटा, अब पढ़ाई करो। पीड़कनाशी या जैव नियंत्रक के रूप में सूक्ष्म जीव, ये जो कीड़े मकोड़े कीट पतंग आपको परेशान करते हैं, तो एक तो ये तरीका है कि आप उसमें क्या करो, केमिकल पेस्टिसाइड डाल दो, दवाई डाल दो जिसे कहते हैं। जैसे मान लो एक कीड़ा है, वो आपको या आपकी फसल को क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप उसमें क्या करेंगे, दवाई डालेंगे, पेस्टिसाइड डालेंगे, तो कीड़ा मर जाएगा। लेकिन सोच के देखो कि एक कीड़ा जो आपकी फसल को बर्बाद कर रहा है, जो कीड़ा आपकी फसल को बर्बाद कर रहा है, क्या बेटा, जो कीड़ा आपकी फसल को बर्बाद कर रहा है, अगर हम उस कीड़े को खाने वाला कीड़ा वहां पे डाल दे, एक कीड़ा जो आपकी फसल खा रहा है और दूसरा कीड़ा जो आपकी फसल खाने वाले कीड़े को खा रहा है, तो दो काम होंगे। एक तो बायोलॉजिकल तरीके से, जैविक तरीके से आप फसल बर्बाद करने वाला कीड़ा निपटा दोगे, और दूसरा आपको रासायनिक कीटनाशक नहीं खरीदना पड़ेगा, आपको रासायनिक कीटनाशक जो है नहीं खरीदना पड़ेगा। तो ये खाने पीने पर आधारित है, यानी परभक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है बेटा, परभक्षण पर। तो वही कह रहे हैं कि कीट पतंग इत्यादि को मारने या नियंत्रित करने का जो जैविक उपाय है उसे जैव नियंत्रण या बायो कंट्रोल कहते हैं। यह परभक्षण पर आधारित होता है और इसकी वजह से रासायनिक कीटनाशकों पर जो निर्भरता है वो कम होती है। जैसे कह रहे हैं लाल पीली धारी वाला जो भृंग है, लेडी बर्ड, वो एफिड्स को नियंत्रित करता है। एफिड्स, भुनगा बोलते हैं, भुनगा, भुनगों को नियंत्रित करता है। और जो व्याधि पतंग है, ड्रैगन फ्लाई, वो मच्छरों को नियंत्रित करता है, मॉस्किटो को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर आप बात करें बायो कंट्रोल में सूक्ष्म जीव की बेटा, सूक्ष्म जीव जैव नियंत्रक के रूप में जो सूक्ष्म जीव है, जैसे कि बैसिलस थुरिनजेनेसिस, बीटी, तो बीटी के जो स्पोर हैं, बैसिलस थुरिनजेनेसिस के जो स्पोर हैं, बीजाणु, तो इनके ड्राई स्पोर जो हैं, ड्राई स्पोर या शुष्क बीजाणु, इनको ऐसे सुगंधित थैलियों में भर के इधर उधर फैला दिया जाता है। पानी आनी में फेंक दिया, खेत इत में डाल दिया, तो जब तितली या कोई भी कीड़े उस थैली तक जाते हैं या वो पानी पी लेते हैं या उस थैली को खाने की कोशिश करते हैं, तो बीटी के स्पोर तितली के लार्वा को क्या करता है, मार देता है, नियंत्रित करता है। आपने पढ़ा होगा ना बीटी कॉटन वगैरह, बैसिलस थ्रिनोजेनेसिस, बीटी, ये सब पढ़ा तो होगा आपने। यस, बीटी कपास, क्राइजीन क्रिस्टल फॉर्म में होती है, बताओ। क्राइजीन, क्राई 1AB, क्राई 2AC, ये सब याद आ रहा है कुछ? चरखारी, चरखारी को कहते हैं 7 तालाब का शहर। चरखारी को कहा जाता है 7 तालाब का शहर, वहां 7 ताल है लगातार, 7 ताल है वहां पर लगातार। चरखा, जब मैं पढ़ता था तब मैं चरखारी के विद्या मंदिर में गया था एक कंपटीशन में। ठीक है भाई, बढ़िया, बैचलर्स पढ़ लिया आपने, ओके। यहीं पर बेटा आपको कुछ एक और चीजें पढ़नी, जैसे ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा जो फंजाई होता है वो एक मुक्त जीवी कवक है, फ्री लिविंग कवक है। नॉर्मली क्या होता है, फंजाई जब प्लांट की जड़ के पास रहता है तो वो माइकोराइजा बनाता है, माइकोराइजा। ये माइकोराइजा नहीं बनाता, ट्राइकोडर्मा कहता है अपने को नहीं चाहिए किसी का सहयोग, अपन हेल्प कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। तो बेटा जो ट्राइकोडर्मा है, दिस ट्राइकोडर्मा इज अ मुक्त जीवी कवक, फ्री लिविंग फंजाई। ये पादप की जड़ के पास रहता है और पादप को रोगाणु जनकों से बचाता है। ये बेटा
पादप की जड़ के पास रहता है ट्राइकोडर्मा। जैसे प्लांट है, प्लांट की जड़ है, वहां मिट्टी में उसके आसपास रहेगा। और जो क्या है, पैथोजेंस हैं, जो क्या करते हैं बेटा, प्लांट को हार्म करते हैं, जो प्लांट को हार्म करते हैं बेटा, उन प्लांट को हार्म करने वाले, प्लांट को बेटा हार्म करने वाले रोगाणु जनकों से बचाता है। ठीक है, उनको बचाता है भाई। इसके अलावा एक और चीज है यहाँ पर, बकलो वायरस। बकलो वायरस, बकलो वायरस जो है वो एनपीबी वंश का है बेटा, एनपीबी, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो या न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस, एनपीबी, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस या एनपीबी वंश का है ये क्या करता है, जो इंसेक्ट हैं और जो दूसरे ऑर्थोपोड हैं उनको कंट्रोल करता है। कीटों तथा संधिपादों यानी कि ऑर्थोपोडा को ये नियंत्रित करता है। और ये क्या होता बेटा, ये जो बकलो वायरस होता है ये जाति विशेषी यानी कि स्पीसीज स्पेसिफिक सकरा परास यानी कि नैरो स्पेक्ट्रम जैव नियंत्रक है। ये केवल और केवल अपने टारगेट इंसेक्ट को ही मारता है, बाकी किसी भी नॉन टारगेट जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, कोई हानि नहीं पहुंचाता। स्पीसीज स्पेसिफिक है बकलो वायरस, नैरो स्पेक्ट्रम है, सिर्फ उसे अपना, उसका एजेंडा क्या है कि जिस स्पीसीज को मारना है उसी को मारेंगे, बाकी दाएं बाएं साएं ध्यान नहीं देना है। आपको बकलो वायरस से चीज सीखनी चाहिए, आपको बकलो वायरस से ये चीज सीखनी चाहिए कि हमें टारगेट ओरिएंटेड होना है, हमें अपने टारगेट पे ध्यान देना है, जो लक्ष्य हमने चुना है हमें उसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, दाएं बाएं साएं नहीं घूमना है, दाएं बाएं साएं ध्यान नहीं देना है। क्योंकि बकलो वायरस भी यही कर रहा है, वो कुछ किसी विशेष जाति के जो जीव है उन्हीं को मार रहा है। नैरो स्पेक्ट्रम है, सकरा परास है, इसका बहुत बड़ी रेंज नहीं है, नॉन टारगेट इंसेक्ट को कोई हार्म नहीं पहुंचाता है, किसी भी दूसरे इंसेक्ट को जो इसका टारगेट नहीं उससे, है ना, ये कोई हानि नहीं पहुंचाता उनको। और यहीं पर एक छोटी चीज पढ़ते हैं बेटा, समग्र एकीकृत कीट प्रबंधन, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीएम। आईपीएम का बेटा अगर आ जाए तो आप याद रखिएगा, इसको कहेंगे समग्र एकीकृत कीट प्रबंधन, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या समग्र एकीकृत कीट प्रबंधन। कह रहा हमें जीव नियंत्रण इस प्रकार से करना है, हमें जीव नियंत्रण इस प्रकार से करना है भाई, हमें जीव नियंत्रण इस प्रकार से करना है, इस प्रकार से करना है कि पारितंत्र को हानि ना पहुंचे और पारितंत्र लंबे समय तक जो है काम करता रहे ठीक प्रकार से। तो जब आप इस तरीके से इंसेक्ट या पेस्ट का मैनेजमेंट करते हो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि वो इंसेक्ट भी मर जाए और हमारे इकोसिस्टम को कोई नुकसान भी ना पहुंचे, इसे कहा जाता है समग्र एकीकृत कीट प्रबंधन, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। लिखिए इतना, पहले ये लिखो भाई, उसके बाद वो लिखना। चलो, अभी आखिरी टॉपिक इतना पढ़ लिया, थोड़ा हिम्मत और करो मित्रों, ये भी तो लिखो पहले, इसके बाद आखिरी टॉपिक है बेटा, फिर छुट्टी हो जाएगी।
मेरे शेरों, बस आखिरी टॉपिक आज का ये पढ़ना है बेटा हमें। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। अगर हम ये चाहते हैं कि हम खेत में ऐसा कुछ भी ना, खाद, ये यूरिया, ये सब ना डालें, ये सब ना डालें बेटा, तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, कवक का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, बैक्टीरिया, फंजाई, शैवाल, नीलहरित शैवाल, कवक, इन सब का प्रयोग करते हैं। जैसे जीवाणु में अगर आप देखें तो अच्छा, क्या होता है कि जो नाइट्रोजन फिक्स करने का जीन, आप ये याद रखिए, नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए, ध्यान से समझेंगे बेटा, नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए प्लांट जो है वो सूक्ष्म जीवों पर ही क्यों निर्भर है? कभी सोचा क्या आपने? कभी ये सवाल आपके दिमाग में आया क्या, मगज में आया क्या? बोलो भाई। कि ये जो प्लांट होते हैं ये नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए सूक्ष्म जीवों पर ही क्यों निर्भर हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन फिक्स करने का जो जीन है, नाइट्रोजन फिक्स करने का जो जीन है वो केवल कुछ प्रोकैरियोटिक जीवों में ही होता है। वो केवल कुछ और कुछ जो है क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक जीवों में ही होता है। वो जीव कुछ जीवाणु हो सकते हैं या नीलहरित शैवाल हो सकते हैं। जैसे जीवाणुओं में अगर आप बात करें तो राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरिलम है। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। नीलहरित शैवाल में जैसे नॉस्टॉक है, एनाबीना है, ऑस्लोटोरिया है, ये अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ चुके हैं। और बच्चों ये जो ऑस्लोटोरिया है ये धान के खेत में फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ाता है बेटा, फर्टिलिटी बढ़ाता है सॉइल की। तो धान के जो खेत होते हैं वहां पर ये उर्वरक क्षमता बढ़ाता है ऑस्लोटोरिया, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। कवक जो है, कवक, कवक, कवक कैसे जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है? कवक जो है पादपों के साथ, पादप की मूल के साथ एक सहजीवी संबंध बनाता है जिसे कवक मूल कहते हैं बेटा, जिसे माइकोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? माइकोराइजा या कवक मूल, जिसे हम माइकोराइजा या कवक मूल कहते हैं। जैसे ग्लोमस वंश के जो कवक हैं वो कवक मूल बनाते हैं। ग्लोमस वंश के जो कवक हैं, ग्लोमस वंश के जो फंजाई हैं वो क्या करते हैं? माइकोराइजा बनाते हैं। वो क्या करते हैं? वो कवक मूल बनाते हैं। मैं आपको ये फंजाई के टाइम पे भी पढ़ा चुका हूं कि कवक मूल को वहां से भोजन मिल जाएगा, प्लांट को क्या है, मिनरल मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। तो जो कवक मूल है, जो माइकोराइजल रूट है, सो माइकोराइजल एसोसिएशन से प्लांट को क्या क्या फायदा है? पादप को कौन कौन सा लाभ होता है? प्लांट को क्या फायदा होता है? पादप को क्या लाभ होता है? आइए उन लाभों की बात कर लेते हैं। जैसे बेटा जो कवक मूल के द्वारा पादप को क्या क्या लाभ है? एक तो कवक मूल से पादप को अवशोषित जल मिल जाता है, यानी कि जल का अवशोषण हो जाता है। पी फॉर फास्फोरस का अवशोषण हो जाता है। प्लांट सूखे के लिए अधिक सहनशील हो जाता है। अगर वहां पर मिट्टी में लवण की सांद्रता अधिक हो गई तो लवण, जो लवण सांद्रता है, लवणता है, उसके लिए वो सहनशीलता में वृद्धि हो जाती है। साथ ही साथ रोगाणुजनक से बचाते हैं ये। तो भैया जब प्लांट में जल का अवशोषण अधिक हो रहा है, फास्फोरस का भी अवशोषण हो जा रहा है, सूखे के लिए उसकी सहनशीलता में वृद्धि आ रही है, लवणता के लिए उसकी सहनशीलता में वृद्धि आ रही है, रोगाणुजनक से भी उसको बचाया जा रहा है। तो आप खुद बताइए, प्लांट की जो वृद्धि है वो कम होगी या ज्यादा होगी? बोलो भाई। अगर ये सब हो गया तो प्लांट की वृद्धि कम होगी या ज्यादा होगी? बोलो भाई। जब प्लांट को इतने सारे फायदाज पहुंचाए जा रहे हैं तो प्लांट की वृद्धि क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी? बताओ भाई। प्लांट की जो वृद्धि है वो कम होगी या ज्यादा? सिंपल है, ज्यादा होगी। तो वही लिखा है कि ओवरऑल आप क्या देखेंगे कि प्लांट का जो एक समग्र विकास है, जो ओवरऑल वृद्धि है वो बढ़ जाएगी।
प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा। चलो लिखो इसको, एक आखिरी बार शुरू से अंत तक देखेंगे, होमवर्क दूंगा फिर छुट्टी हो जाएगी। इसको देख लो बेटा, लिख लो फटाफट से। लिख लिया मित्रों? बदमाशी नहीं मित्र, बदमाशी नहीं। चलो भाई, आ जाओ बेटा। यहां से शुरू किया था हमने, यहां से शुरू किया था मेरे भाई। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया बताओ? सबसे पहले हम लोगों ने दही बनाया। दही बनाने के बाद भाई जी पनीर बनाई, देख सकते हैं आप। दही बनाने के बाद हमने क्या किया बेटा, पनीर बनाई, पनीर। फिर हमने ब्रेड का निर्माण किया बेटा, है ना। इडली, डोसा, उपमा, उत्पम, जलेबी, इमरती की बात करी, ताली की बात करी, फर्मेंटेड मछली की बात करी, सोया प्रोडक्ट की बात करी, है ना। फिर बच्चों हमने शराब बनाई, यहाँ पर शराब का उत्पादन कराया, शराब का उत्पादन कराया बेटा। फिर हमने एंटीबायोटिक बनाई और इनको नोबेल प्राइज भी दे दिया, है ना। एंटीबायोटिक बनाई और 1945 में हार्वर्ड, चैन और फ्लोरी, फ्लेमिंग, चैन और फ्लोरी, उनको नोबेल प्राइज दे दिया। फिर कुछ अम्ल एंजाइम की बात करी और बायो एक्टिव मॉलिक्यूल की बात करी। कुछ लोग इतने दुष्ट होते हैं, इतने जलनखोर टाइप के होते हैं। एक लड़का कमेंट करे, उसके बाद सब लोगों ने सर को अच्छे से मक्खन लगाया। इतनी गंदगी भरी है क्या दिमाग में भाई, है? इतनी गंदगी भरी है दिमाग में। अगर दो चार बच्चे कभी अच्छा बोल देते मेरे बारे में, तो उसको तुम इस तरीके से देखते हो कि बच्चे मक्खन लगा रहे हैं। हम्म, ऐसा ऐसा सोचते हो तुम? वाह बेटा, वाह क्या सोच है रे तेरी। फिर सीवेज ट्रीटमेंट किया, कचरा निपटाया, कुछ कचरा भी बीच में बचा हुआ है वो नहीं निपट पाया, ठीक है। फिर गोबर गैस, बायोगैस का फॉर्मेशन हुआ। फिर हमने पढ़ा पीड़कनाशी या जैव नियंत्रक के रूप में सूक्ष्म जीव, ट्राइकोडर्मा के बारे में पढ़ा, बकलो वायरस के बारे में पढ़ा, बीटी के बारे में पढ़ा, ठीक है। और फिर जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव पढ़े बेटा। उसके बाद क्या हुआ, जैव उर्वरक के रूप में जो है सूक्ष्म जीव। हाँ, ब्रेड में मक्खन लगाओ और खूब खाओ भैया, तुम खुश रहो यार दद्दा यार मालिक। कल देखो मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दूंगा, तो आप क्या करो, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4, ये कर लो बेटा कंप्लीट। तुम्हारे पास आज का समय और कल का समय, क्योंकि परसों तो होमवर्क मिलेगा। और समय निकाल के बेटा एनसीईआरटी रीडिंग कर लो, समय निकाल के एनसीईआरटी रीडिंग कर लो भाई, ठीक है। कल शुरू करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अब वैसे मैं एक्स्ट्रा क्लास आपकी लूंगा नहीं, अगर कभी एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत भी होगी तो मैं संडे वाले दिन लूंगा, जिस दिन आपकी और कोई क्लास नहीं होती। मैं प्रॉमिस करता हूं आप लोगों से, ठीक रहेगा भाई? क्योंकि जैसे आपने बताया कि शायद डीटी सर ने भी क्लास ली और उधर भी आपकी क्लास थी, होती है 3। तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं बच्चों, वैसे तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा नहीं, और अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं संडे को लूंगा। और मैं ये कंफर्म कर लूंगा कि और किसी की एक्स्ट्रा क्लास उस दिन ना हो। अगर किसी और टीचर की उस दिन एक्स्ट्रा क्लास होगी तो मैं उस दिन एक्स्ट्रा क्लास संडे को भी नहीं लूंगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत?
तुम तो बता दिया करो मुझे। तुमको कभी भी लगता है ना कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, सही प्रॉब्लम, तो बता दिया करो। तुम कहोगे सर वो हमारे यहाँ गोलगप्पे पहले बढ़िया मिलते थे, अब वो चला गया है, दूसरा वाला गोलगप्पे वाला आता है, नहीं अच्छे मिलते। क्या बताऊंगा मैं। ठीक है भाई। नहीं, कल तो मेरी एक्चुअल क्लास है। कल तो मेरी अपनी क्लास है ना। कल तो मेरी अपनी क्लास है, फिर एक्स्ट्रा क्लास लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है भैया। कोई दिक्कत, चला जाए। नहीं, टेस्ट के बाद होती है मेरी क्लास, मैं कभी टेस्ट के पहले क्लास नहीं लगाता। और मुझे बेटा बिल्कुल, मैं बेटा मैं कसम बता रहा हूँ आपको, मुझे नहीं पता था कि आज आपकी 5वीं क्लास है। अगर मुझे जरा सा भी इल्म होता, मैं आज आपकी क्लास में नहीं लेता एक्स्ट्रा। आप यकीन करिए बेटा। अगर मुझे पता होता कि आपकी 3 क्लास के बाद एक और एक्स्ट्रा क्लास है, आप मेरा यकीन करें, मुझे जरा सा भी इस बात का अगर जरा सा भी जो है इल्म होता, तो मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेता। ठीक है ना। चलिए। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए, खुद पर यकीन रखिए, और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक। आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। धन्यवाद।